मेरा नाम विक्रम है। मैं बिहार के सीतामढ़ी जिले के रामपुर नाम के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। हमारा गांव हरियाली और शांति से भरा हुआ है, लेकिन इसके साथ ही यहाँ की पुरानी कहानियां भी हर घर में गूंजती रहती हैं। मेरे दादा अक्सर रात के खाने के बाद हमें अजीब अजीब कहानियां सुनाते थे। ये कहानियां जंगल, भूत प्रेत और रहस्यमयी शक्तियों की होती थीं। हालांकि मैं इन पर यकीन नहीं करता था। मुझे लगता था कि ये बस हमें डराने के लिए बनाई गई बातें हैं। लेकिन एक रात ऐसी आई जिसने मेरी सोच को पूरी तरह बदल दिया। उस दिन ठंड का मौसम था। दिसंबर का महीना था और ठंडी हवा की सरसराहट हर जगह सुनाई दे रही थी। हमारे घर का चूल्हा बुझ गया था और माँ ने मुझे जंगल से लकड़ियां लाने को कहा। जंगल दूर नहीं था, लेकिन उसे कालीबन कहते थे। दादाजी ने हमेशा हमें इस जंगल से दूर रहने की सलाह दी थी। कहते थे, वहां कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें इंसान समझ नहीं सकता। मैंने उन बातों को मजाक में लिया और कुल्हाड़ी लेकर घर से निकल पड़ा। गांव की गलियां सुनसान थीं। दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। रास्ते में हवा इतनी ठंडी थी कि मेरी उंगलियां सुन्न हो रही थीं। मैं जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहा था ताकि काम खत्म करके घर लौट सकूं। जंगल के पास पहुंचकर मैंने चारों तरफ देखा। वहां अजीब सा सन्नाटा था। पेड़ों के पत्ते हल्के हल्के हिल रहे थे और कभी कभी कोई पक्षी फड़फड़ाकर उड़ जाता था। मैंने गहरी सांस ली और जंगल में घुस गया। जंगल में कदम रखते ही मुझे एक अलग ही एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कोई देख रहा हो। मैंने खुद को समझाया कि ये मेरा वहम है और लकड़ियां काटने लगा। कुछ देर तक सब ठीक था। कुल्हाड़ी की आवाज और मेरे सांस लेने की आवाज के अलावा वहां कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। तभी मैंने सुना हंसी। यह एक औरत की हंसी थी। वह इतनी धीमी और मधुर थी कि मेरी रीढ़ में एक झटका सा लगा। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने सोचा कि शायद यह मेरी थकी हुई दिमाग की कल्पना है, लेकिन फिर वह हंसी दोबारा आई, इस बार थोड़ी तेज। अब मुझे यकीन हो गया कि मैं अकेला नहीं हूं। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने अपनी कुल्हाड़ी कसकर पकड़ ली और आवाज की दिशा में चलने लगा। जंगल के बीच में एक छोटी सी झील थी जो चांदनी में चमक रही थी। झील के पास एक औरत खड़ी थी। उसकी सफेद साड़ी हवा में लहरा रही थी और उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को छिपा रहे थे। वह झील के पानी में देख रही थी जैसे किसी गहरे सोच में डूबी हो। मैंने आवाज लगाई, कौन हो तुम? वह धीरे धीरे मुड़ी। उसकी आंखें इतनी चमकीली थीं कि मैं उसमें खो सा गया। उसका चेहरा इतना सुंदर था कि मेरी आंखें उस पर से हट ही नहीं रही थीं। वह मुस्कुराई और उसकी मुस्कान इतनी मोहक थी कि मेरा डर पल भर में गायब हो गया। तुम यहां क्या कर रहे हो? उसने पूछा। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि लगा जैसे संगीत हो। मैं लकड़ियां लेने आया था, मैंने हकलाते हुए कहा। इस समय? उसने पूछा। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। हाँ, मां ने कहा था कि लकड़ियां खत्म हो गई हैं, मैंने जवाब दिया। वह कुछ पल खामोश रही, फिर बोली, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। क्यों? मैंने पूछा। यह जगह उन लोगों की है जो इंसानों की दुनिया से अलग हैं, उसने कहा। उसकी बातों का मतलब मैं नहीं समझ सका। तुम कौन हो? मैंने हिम्मत करके पूछा। मैं बस एक राहगीर हूं, उसने कहा। लेकिन यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। जाओ और दोबारा यहां मत आना। उसकी बातों में कुछ ऐसा था जो मुझे वहां से जाने पर मजबूर कर रहा था। मैंने कुल्हाड़ी उठाई और जल्दी से जंगल से बाहर निकल आया। रास्ते भर उसके चेहरे और उसकी बातें मेरे दिमाग में घूमती रहीं। वह कौन थी? उसने कहा कि वह एक राहगीर है, लेकिन कोई राहगीर इतनी रात को जंगल में क्यों होगा? और उसकी बातों का क्या मतलब था? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। घर पहुंचकर मैंने मां से पूछा, मां, क्या तुमने कभी सुना है कि कालीबन में कोई औरत रहती है? मां ने मुझे घूरते हुए कहा, तुमने वहां कुछ देखा क्या? नहीं, बस यूं ही पूछ रहा था, मैंने झूठ बोल दिया। मां ने गहरी सांस ली और कहा, कालीबन के बारे में कुछ भी पूछना अच्छा नहीं है। वहां जो है वह इंसानों के समझने की चीज नहीं है। जो वहां जाते हैं वे कभी कभी लौटते ही नहीं। मां की बातों ने मुझे और बेचैन कर दिया। उस औरत का चेहरा मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। मैंने तय किया कि अगली रात मैं फिर से वहां जाऊंगा।
और उससे सच पूछूंगा। अगली सुबह जब मैं उठा तो रात की घटना मेरे दिमाग पर छाई हुई थी। उस औरत का चेहरा, उसकी हंसी और उसके शब्द, सब कुछ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह कौन थी और इतनी रात को जंगल में क्यों थी। मुझे जवाब चाहिए थे और शायद इसीलिए मैंने तय कर लिया था कि मैं उस जगह दोबारा जाऊंगा। माँ ने सुबह पूछा, विक्रम, रात को तुम ठीक से सोए नहीं लगते, सब ठीक है ना? हाँ माँ, बस यूं ही, मैंने जवाब दिया, लेकिन मन में उथल पुथल मची हुई थी। दिन भर मैं अपने कामों में उलझा रहा, लेकिन मेरा ध्यान बार बार जंगल की ओर जा रहा था। शाम होते होते मैं बेचैन हो गया। जब सभी लोग सोने की तैयारी कर रहे थे, मैंने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और घर से बाहर निकल गया। गांव की गलियां हमेशा की तरह सुनसान थीं। ठंडी हवा ने माहौल को और भी अजीब बना दिया था। मैंने तेज कदमों से जंगल की ओर बढ़ना शुरू किया। इस बार मेरे मन में डर तो था, लेकिन उससे ज्यादा उत्सुकता थी। जंगल में दाखिल होते ही वही खामोशी महसूस हुई, जैसे कोई मेरी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। मैंने अपनी कुल्हाड़ी कसकर पकड़ी और आगे बढ़ने लगा। झील तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। जैसे ही मैं झील के पास पहुंचा, वही हंसी फिर सुनाई दी। यह वही हंसी थी, धीमी, मधुर, लेकिन किसी तरह डरावनी। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। वह औरत झील के पास खड़ी थी, ठीक उसी जगह जहां मैंने उसे पिछली रात देखा था। इस बार वह मुझे देख रही थी, जैसे वह मेरा ही इंतजार कर रही हो। तुम फिर आ गए, उसने कहा। उसकी आवाज में न तो गुस्सा था और न ही कोई आश्चर्य। मैं जानना चाहता हूं कि तुम कौन हो, मैंने सीधा सवाल किया। वह मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो मेरे सवाल का जवाब देने से ज्यादा मेरे दिमाग को उलझा रहा था। क्या तुम सच में जानना चाहते हो? उसने धीरे से पूछा। हाँ, मैंने दृढ़ता से कहा। तो सुनो, उसने कहा, मैं यहाँ की नहीं हूं, मैं उस दुनिया से हूं जिसे तुम समझ नहीं सकते। उसकी बात सुनकर मैं सन्न रह गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। क्या मतलब? मैंने पूछा। मैं एक यक्षिणी हूं, उसने कहा। हमारे पास सुंदरता और शक्ति है, लेकिन हम इंसानों के लिए नहीं बने हैं। उसकी बात सुनकर मैं घबरा गया। दादाजी की कहानियां तुरंत मेरे दिमाग में घूमने लगीं। यक्षिणियों के बारे में कहा जाता था कि वे इतनी खूबसूरत होती हैं कि कोई भी आदमी उनकी तरफ खींचा चला आता है, लेकिन उनका सानिध्य हमेशा खतरे से भरा होता है। अगर तुम यक्षिणी हो तो तुमने मुझे क्यों बुलाया? मैंने हिम्मत करके पूछा। उसने गहरी सांस ली और झील के पानी की ओर देखने लगी। मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, उसने कहा, तुम खुद आए हो। मैं कुछ समझ नहीं पाया। लेकिन तुमने मुझे यहां से जाने को कहा था, फिर मैं क्यों वापस आया? क्योंकि तुम्हारा दिल तुम्हें खींच लाया, उसने कहा, और अब तुम्हारे लिए वापस जाना आसान नहीं होगा। क्या मतलब? मैंने घबरा कर पूछा। तुमने मुझे देख लिया है, उसने कहा, और जो मुझे देख लेता है वह कभी भी मुझसे दूर नहीं जा सकता। उसकी बातों ने मेरी सांसें रोक दी। क्या वह सच कह रही थी? क्या अब मैं कभी सामान्य जीवन नहीं जी पाऊंगा? तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैंने डरते हुए पूछा। उसने मेरी आंखों में देखा। उसकी नजरें इतनी गहरी थीं कि मुझे लगा वह मेरे अंदर झांक रही हो। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, उसने कहा, लेकिन अगर तुम सच में मुझसे कुछ जानना चाहते हो तो तुम्हें अपने डर पर काबू पाना होगा। मैं चुपचाप खड़ा रहा। उसका चेहरा, उसकी बातों का तरीका और उसकी उपस्थिति, सब कुछ इतना अजीब था कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। तुम जाओ, उसने कहा, और कोशिश करो कि दोबारा यहां ना आओ। लेकिन क्यों? मैंने जिद करते हुए पूछा। क्योंकि जितना तुम मेरे करीब आओगे उतना ही तुम्हारे लिए मुश्किल बढ़ेगी, उसने कहा। यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। मैं कुछ और पूछने ही वाला था कि उसने अपना चेहरा झील की ओर मोड़ लिया। उसकी साड़ी हवा में लहरा रही थी और उसके बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। मैं कुछ देर खड़ा रहा, फिर भारी कदमों से वापस लौट आया। रास्ते भर में सोचता रहा, उसकी बातों का क्या मतलब था? क्या सच में मैं अब सामान्य जीवन नहीं जी सकता? क्या उसने मुझे किसी मुसीबत में डाल दिया है? जब मैं घर पहुंचा तो मां जाग रही थी। इतनी रात को कहां से आ रहे हो? उन्होंने पूछा। बस ऐसे ही टहलने गया था, मैंने झूठ बोला। तुम्हें पता है कि रात को बाहर जाना अच्छा नहीं है,
माँ ने कहा, खासकर कालीबन के पास। वहां कुछ ऐसा है जो इंसानों के लिए नहीं है। माँ की बातों ने मेरी बेचैनी को और बढ़ा दिया। मैं अपने कमरे में गया और बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। अगली सुबह मैंने दादाजी से बात करने का सोचा। वह गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे और इन कहानियों के बारे में बहुत कुछ जानते थे। दादाजी, कालीबन के बारे में आप इतना क्यों कहते हैं कि वहां मत जाओ? मैंने पूछा। दादाजी ने गहरी सांस ली और बोले, क्योंकि वहां जो है वह इंसानों की समझ से परे है। वह जगह यक्षिणियों की है। वे बहुत खूबसूरत होती हैं, लेकिन उनका साथ इंसानों के लिए खतरनाक होता है। क्यों? मैंने पूछा। क्योंकि उनकी दुनिया अलग है, दादाजी ने कहा। वे हमें मोहित कर लेती हैं और फिर धीरे धीरे हमें खत्म कर देती हैं। दादाजी की बातों ने मुझे और डरा दिया। क्या मैं भी उसी खतरे में हूं? उस दिन मैंने तय किया कि मैं अब उस जगह नहीं जाऊंगा, लेकिन मन में सवाल उठ रहे थे। क्या सच में मैं उससे दूर रह पाऊंगा? दादाजी की बातों ने मेरे दिल में डर का बीज बो दिया था। उनके शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। वे हमें मोहित कर लेती हैं और फिर धीरे धीरे हमें खत्म कर देती हैं। मैंने खुद से वादा किया कि अब मैं कभी कालीबन नहीं जाऊंगा, लेकिन जितना मैं उस जगह और उस औरत के बारे में न सोचने की कोशिश करता, उतना ही मेरे दिमाग में उसकी मुस्कान और उसकी चमकती आंखें घूमती रहीं। अगले कुछ दिनों तक मैंने खुद को व्यस्त रखा। खेतों में काम किया, दोस्तों के साथ वक्त बिताया और घर के छोटे मोटे काम संभाले। लेकिन हर रात जब मैं सोने की कोशिश करता तो उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता। उसकी बातें मेरे कानों में गूंजती, तुमने मुझे देख लिया है, अब तुम्हारे लिए दूर जाना आसान नहीं होगा। एक रात, लगभग आधी रात का समय था। मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। खिड़की से ठंडी हवा अंदर आ रही थी और चांद की रोशनी कमरे में फैल रही थी। तभी मैंने बाहर से आवाज सुनी, वही हंसी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर भी मुझे लगा जैसे वह आवाज मुझे बुला रही हो। मैंने अपने मन को शांत करने की कोशिश की। यह सब मेरा वहम है, मैंने खुद से कहा, लेकिन मन ने मानने से इनकार कर दिया। आखिरकार मैंने तय किया कि मैं बाहर जाकर देखूंगा। मैं चुपचाप उठा ताकि माँ और दादाजी जाग ना जाएं। घर का दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा ने मेरा स्वागत किया। गांव की गलियां एकदम शांत थीं और दूर कहीं से केवल झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए जंगल की ओर जाने लगा। रास्ता सुनसान था, लेकिन मुझे डर नहीं लग रहा था। शायद मेरी उत्सुकता ने मेरे डर पर काबू पा लिया था। जंगल में कदम रखते ही वही अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे हर पेड़ और हर पत्ता मेरी हरकत पर नजर रख रहा हो। मैंने झील की ओर बढ़ना शुरू किया। चांद की रोशनी झील के पानी पर पड़ रही थी, जिससे पानी चमक रहा था। और फिर मैंने उसे देखा। वह झील के पास खड़ी थी, ठीक उसी जगह जहां मैं उसे पहले देख चुका था। इस बार वह झील के पानी में झुककर कुछ देख रही थी। उसके लंबे बाल उसकी पीठ पर लहरा रहे थे और उसकी सफेद साड़ी चांदनी में चमक रही थी। तुम फिर आ गए, उसने बिना मेरी ओर देखे कहा। मेरा गला सूख गया। मुझे जवाब चाहिए, मैंने हकलाते हुए कहा। वह धीरे धीरे मुड़ी, उसकी आंखें मेरी ओर देख रही थीं। जवाब? उसने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम वाकई इसके लिए तैयार हो? मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, हाँ। वह कुछ पल तक मुझे देखती रही, फिर बोली, आओ बैठो। मैं झील के किनारे उसके पास बैठ गया। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहराई थी जो मुझे बेचैन कर रही थी। तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूं? उसने पूछा। हाँ, मैंने कहा। मैंने पहले ही बताया था, मैं एक यक्षिणी हूं। उसने कहा, हमारी दुनिया अलग है। हम इंसानों के साथ नहीं रहते, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां हमें यहां ले आती हैं। कैसी परिस्थितियां? मैंने पूछा। उसने झील की ओर देखा। हमारे पास हर चीज है, सौंदर्य, शक्ति और अमृता, लेकिन हमारे पास एक चीज नहीं है, आजादी। हमारी दुनिया में हमें नियमों से बंधा हुआ रखा जाता है। अगर हम उन नियमों का पालन न करें तो हमें सजा मिलती है। सजा? मैंने आश्चर्य से पूछा। हाँ, उसने कहा।
मुझे सज़ा के रूप में यहाँ भेजा गया है। जब तक मेरी सज़ा पूरी नहीं होती मैं इस जंगल में रहने के लिए मजबूर हूँ। लेकिन तुमने क्या किया था? मैंने पूछा। उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द था। यह बात मैं किसी को नहीं बता सकती, उसने धीरे से कहा। उसकी बातों ने मुझे और उलझा दिया। अगर तुम यक्षिणी हो तो तुम इंसानों के साथ क्यों बात करती हो? मैंने पूछा। वह मुस्कुराई। हम भी महसूस करते हैं, उसने कहा। हमें भी प्यार, दर्द और अकेलापन महसूस होता है, लेकिन हमारी दुनिया में इन भावनाओं की कोई जगह नहीं है। शायद इसीलिए मैं यहां आने वाले इंसानों से बात करती हूं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे लिए यह अच्छा होगा। क्या मतलब? मैंने पूछा। मैंने तुमसे कहा था जितना तुम मेरे करीब आओगे उतना ही तुम्हारे लिए मुश्किल बढ़ेगी, उसने कहा। हमारी दुनिया और तुम्हारी दुनिया कभी नहीं मिल सकती। अगर तुम मेरे साथ ज्यादा समय बिताओगे तो इसका असर तुम्हारी जिंदगी पर पड़ेगा। कैसा असर? मैंने घबराकर पूछा। तुम्हें समय आने पर खुद पता चल जाएगा, उसने कहा। उसकी बातों ने मुझे और डरा दिया, लेकिन मैं उसके प्रति एक अजीब सा खिंचाव महसूस कर रहा था। मैं उससे दूर नहीं जाना चाहता था। मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं? मैंने पूछा। उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य था। तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? उसने पूछा। मुझे नहीं पता, मैंने ईमानदारी से कहा। शायद इसलिए कि मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहता। वह कुछ पल तक चुप रही, फिर बोली, अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी कुछ शर्तें माननी होंगी। कौन सी शर्तें? मैंने पूछा। तुम मुझसे कुछ सवाल नहीं करोगे, उसने कहा। तुम मेरे पास तभी आओगे जब मैं तुम्हें बुलाऊं, और सबसे जरूरी बात, तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे। मैंने उसकी शर्तों को मान लिया। मैं नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन उस समय मैं सिर्फ उसकी मदद करना चाहता था। उस रात मैं घर लौट आया, लेकिन मेरा दिल बेचैन था। मुझे लग रहा था कि मैं एक ऐसी चीज में उलझ गया हूं जिससे बाहर निकलना आसान नहीं होगा। अगले कुछ दिनों तक मैं उस जगह नहीं गया। मैं अपने कामों में व्यस्त रहा, लेकिन हर रात जब मैं सोने की कोशिश करता तो उसकी बातें मेरे दिमाग में गूंजती। उसकी आंखें, उसकी मुस्कान और उसकी बातें, सब कुछ। और फिर एक रात मैंने वही हंसी फिर से सुनी। रात का तीसरा पहर था। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन मेरे कानों में वही हंसी गूंज रही थी। ये वही हंसी थी जिसे मैं पिछले कुछ दिनों से भूलने की कोशिश कर रहा था, पर अब ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे खींच रही हो, बुला रही हो। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ बेचैन था, कोशिश कर रहा था कि उस आवाज को अनसुना कर दूं, लेकिन मेरा दिल और दिमाग जैसे बगावत पर उतर आए थे। क्या हुआ है मुझे? मैंने खुद से पूछा। क्यों मैं हर बार उसकी ओर खींच जाता हूं? मां के कमरे से उनकी धीमी खर्राटों की आवाज आ रही थी। घर में बाकी सब सो रहे थे, लेकिन मेरी नींद जैसे उड़ चुकी थी। मैंने तय किया कि इस बार मैं इस आवाज को नजरअंदाज नहीं करूंगा। मैं चुपके से उठा और बाहर आ गया। दरवाजे की कुंडी हल्की आवाज के साथ खुली और ठंडी हवा ने मुझे छू लिया। चारों ओर गहरा अंधेरा था, लेकिन चांदनी से रास्ता साफ दिख रहा था। जैसे ही मैंने काली बन की ओर कदम बढ़ाए, मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मुझे डर लग रहा था, लेकिन उत्सुकता ने मेरे कदम रोकने नहीं दिए। रास्ता सुनसान था। कुछ कुत्ते दूर भौंक रहे थे और झींगुरों की आवाज जंगल की खामोशी में गूंज रही थी। जंगल के पास पहुंचते ही वही अजीब सा एहसास हुआ, जैसे हर पेड़ और हर पत्ता मेरी हरकतों पर नजर रख रहा हो। झील तक पहुंचने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगा। वहां वही माहौल था। चांदनी में झील का पानी चमक रहा था और ठंडी हवा चल रही थी। और फिर मैंने उसे देखा। वह झील के किनारे खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा अलग था। उसकी आंखों में गुस्सा था और उसकी मुस्कान गायब थी। तुमने क्यों नहीं सुना? उसने कठोर आवाज में पूछा। मैं हक्का बक्का रह गया। क्या क्या मतलब? मैंने हकलाते हुए पूछा। मैंने तुमसे कहा था कि जब तक मैं बुलाऊं नहीं तब तक मेरे पास मत आओ, उसने कहा। तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई दी। मुझे लगा तुम मुझे बुला रही हो। मैंने अपनी सफाई दी। उसने गहरी सांस ली और झील की ओर देखने लगी। यह आवाज मेरी नहीं थी, उसने कहा।
ये जंगल की आवाज थी। जंगल की आवाज? मैंने हैरानी से पूछा। यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है विक्रम, उसने कहा। यह जंगल जिंदा है। यहां जो भी आता है वह इसके प्रभाव में आ जाता है। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। उसकी बातों ने मुझे डरा दिया। लेकिन मैं क्या करूं? मैंने पूछा। तुम्हें मुझसे दूर रहना होगा, उसने कहा। तुम जितना मेरे करीब आओगे उतना ही तुम्हारे लिए खतरा बढ़ेगा। मैं चुपचाप खड़ा रहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी जो मुझे और परेशान कर रही थी। क्या तुम मुझसे सच में मदद चाहते हो? उसने अचानक पूछा। हाँ, मैंने बिना सोचे समझे जवाब दिया। तो तुम्हें अपने दिल को मजबूत करना होगा, उसने कहा। तुम्हें इस जंगल के रहस्यों का सामना करना होगा, लेकिन याद रखना, हर सवाल का जवाब तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैंने उसकी बातों को समझने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ धुंधला सा लग रहा था। आज रात वापस जाओ, उसने कहा, और कोशिश करो कि दोबारा बिना सोचे समझे यहां ना आओ। मैंने सिर हिलाया और झील से वापस लौटने लगा, लेकिन रास्ते में मुझे लग रहा था जैसे कोई मेरी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। पेड़ों के बीच से आती धीमी आवाजें, सूखी पत्तियों पर पड़ते मेरे कदमों की आवाज और ठंडी हवा, सब कुछ अजीब लग रहा था। घर पहुंचकर मैंने चैन की सांस ली। दरवाजा बंद करके मैं अपने कमरे में गया और बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद कोसों दूर थी। सुबह हुई तो माँ ने पूछा, तू रात को ठीक से सोया नहीं क्या? हाँ माँ, बस वैसे ही, मैंने झूठ बोल दिया। दिन भर मैं बेचैन रहा। हर वक्त मन में वही झील, वही औरत और उसकी बातें घूम रही थीं। शाम होते होते मैं दादाजी के पास गया। दादाजी, क्या कभी किसी ने काली बन के बारे में कुछ अजीब सुना है? दादाजी ने मुझे ध्यान से देखा। क्यों पूछ रहा है? उन्होंने पूछा। बस ऐसे ही, मैंने कहा। काली बन में यक्षिणियों का वास है, उन्होंने कहा। कई बार लोग उनकी सुंदरता के जाल में फंस जाते हैं, लेकिन यह जाल मौत की ओर ले जाता है। लेकिन अगर कोई उनसे दोस्ती करना चाहे? मैंने पूछा। दादाजी हंसे। यक्षिणियां इंसानों की दोस्त नहीं होती, उन्होंने कहा। उनकी दुनिया अलग है। उनके साथ जुड़ने का मतलब है अपने जीवन को खतरे में डालना। उनकी बातें सुनकर मैं और उलझ गया। अगले कुछ दिनों तक मैंने उस झील और उस औरत से दूर रहने की कोशिश की, लेकिन एक रात मुझे फिर वही आवाज सुनाई दी। इस बार मैंने ठान लिया कि मैं डरूंगा नहीं। मैंने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और बाहर निकल गया। जंगल में पहुंचते ही मुझे महसूस हुआ कि इस बार माहौल और भी अजीब था। पेड़ों के बीच से आती धीमी फुसफुसाहटें, झील के पास उड़ते सफेद परछाइयां, सब कुछ अजीब था। जब मैं झील के पास पहुंचा तो वह वहां खड़ी नहीं थी। मैं चारों ओर देखने लगा। तभी मैंने झील के पानी में हलचल देखी। तुम फिर आ गए, उसकी आवाज पानी के अंदर से आई। मैं सन्न रह गया। उसने धीरे धीरे पानी से बाहर कदम रखा। उसकी साड़ी गीली थी और उसकी आंखें लाल हो रही थीं। मैंने कहा था दूर रहो, उसने गुस्से में कहा। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, मैंने कहा। तुम्हारी मदद मुझे और मुश्किल में डाल सकती है, उसने कहा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। उसकी बातों ने मुझे और डरा दिया। क्या मतलब? मैंने पूछा। जंगल तुम्हें चुन चुका है, उसने कहा। अब तुम्हारा लौटना आसान नहीं होगा। उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उस रात जब उसने कहा जंगल तुम्हें चुन चुका है, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसका चेहरा गुस्से और चिंता के बीच अटका हुआ था। मेरे पैर जमे हुए थे, जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे रोक रही हो। मैंने खुद को संभालते हुए पूछा, जंगल ने मुझे कैसे चुना? ये सब क्या है? उसने मेरी आंखों में गहराई से देखा। जंगल सिर्फ उन्हीं को चुनता है जो उसकी सीमाओं को पार करते हैं। तुमने मेरे आदेशों का पालन नहीं किया और अब यह जंगल तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। लेकिन मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता था, मैंने कहा। उसकी आंखों में दर्द झलका। तुम्हारी यही मदद हमें और गहरे संकट में डाल सकती है, लेकिन अभी तुम्हें सच्चाई जानने की जरूरत है। मैंने डरते डरते पूछा, सच्चाई? कौन सी सच्चाई? उसने एक लंबी सांस ली और झील के पास एक बड़े पत्थर पर बैठ गई। उसने कहा, यह काली बन सिर्फ पेड़ों और जानवरों से भरी जगह नहीं है। यह एक जीवित आत्मा है। इसके हर पेड़, हर पत्थर, हर पानी की बूंद में एक रहस्य छिपा है, और जो भी इस रहस्य को अनजाने में छेड़ता है
उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। उसकी बातों ने मुझे और उलझा दिया। क्या यह तुम्हारे बारे में है? मैंने पूछा। उसने सिर झुका लिया। मैं इस जंगल का एक हिस्सा हूं। मैं यक्षिणी हूं। मेरी दुनिया इंसानों से अलग है, लेकिन कभी कभी हमारी दुनिया और तुम्हारी दुनिया के बीच एक पुल बन जाता है। तुमने उस पुल को पार किया और अब जंगल तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने अपना बचाव किया। उसने गहरी नजरों से मुझे देखा। तुमने मुझे झील के पास देखा। तुमने मेरी आवाज सुनी और तुमने मुझे समझने की कोशिश की। यह जंगल तुम्हारे अंदर की जिज्ञासा को पहचान गया। अब यह तुम्हें अपने हिस्से की कहानी बताएगा, लेकिन यह कहानी तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकती है। मैंने उसकी बात को समझने की कोशिश की। तो मुझे क्या करना होगा? तुम्हें खुद को तैयार करना होगा, उसने कहा। इस जंगल की हर आवाज, हर संकेत को समझना होगा, और सबसे जरूरी बात, तुम्हें खुद पर भरोसा रखना होगा। उसने मुझे वापस जाने के लिए कहा, लेकिन मैं वापस जाने को तैयार नहीं था। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, मुझे तुम्हारी सच्चाई जाननी है, और मैं इस जंगल के हर रहस्य को समझना चाहता हूं, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। उसने मुझे ध्यान से देखा और कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, हर सच तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उस रात जब मैं घर लौटा तो मेरा दिल डर और उत्सुकता के बीच झूल रहा था। मां ने मुझे दरवाजा खोलते ही डांटा, कहां गया था इतनी देर तक? तुझे पता है रात को बाहर जाना कितना खतरनाक है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं सीधे अपने कमरे में गया और सोने की कोशिश की, लेकिन नींद मेरे करीब नहीं फटकी। अगले दिन गांव में एक अजीब सा माहौल था। लोग किसी खोई हुई गाय के बारे में चर्चा कर रहे थे। कुछ लोगों का कहना था कि गाय कालीबन में चली गई थी और वापस नहीं आई। कालीबन में जो भी जाता है वापस नहीं आता, एक बुजुर्ग ने कहा। यह सुनकर मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई। मैंने तय कर लिया कि अब मुझे इस जंगल और उस यक्षिणी के बारे में ज्यादा जानना होगा। शाम होने तक मैं फिर से झील के पास पहुंचा। इस बार वहां कुछ भी असामान्य नहीं था, लेकिन मैं जानता था कि वह मुझे देख रही होगी। तुम वापस आ गए, उसकी आवाज पीछे से आई। मैंने पलट कर देखा। वह वहां खड़ी थी, सफेद साड़ी में, और उसकी आंखों में गहरी चमक थी। मुझे सच्चाई जाननी है, मैंने कहा। उसने कुछ देर मुझे देखा और फिर कहा, अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो तुम्हें इस जंगल की कहानी सुननी होगी। मैंने सिर हिलाया। उसने एक पेड़ की ओर इशारा किया और कहा, यह पेड़ हजारों साल पुराना है। यह कालीबन का पहला गवाह है। इसके नीचे एक राजा ने अपनी रानी को दफनाया था। वह रानी भी एक यक्षिणी थी। उसकी आत्मा अभी भी इस जंगल में घूमती है और वह हर इंसान को अपने पास खींचती है। तो क्या यह रानी तुम्हारी तरह थी? मैंने पूछा। उसने हंसते हुए कहा, हर यक्षिणी अलग होती है, लेकिन हाँ, उसकी कहानी और मेरी कहानी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। मैं उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रहा था कि अचानक पेड़ों के बीच से एक अजीब सी आवाज आई। वह आवाज जैसे किसी के रोने की थी। यह क्या है? मैंने घबरा कर पूछा। उसने शांत स्वर में कहा, यह जंगल का एक और रहस्य है। यह आवाज उन आत्माओं की है जो इस जंगल में फंसी हुई हैं। और तुम? मैंने पूछा। उसने मेरी ओर देखा और कहा, मैं भी फंसी हुई हूं, लेकिन अगर तुमने सही कदम उठाए तो तुम मुझे आजाद कर सकते हो। कैसे? मैंने उत्सुकता से पूछा। उसने एक लंबी सांस ली और कहा, यह सफर आसान नहीं होगा। तुम्हें अपनी हिम्मत और समझदारी का इस्तेमाल करना होगा, और सबसे जरूरी बात, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। उसकी बातों ने मुझे और उलझा दिया, लेकिन मैंने तय कर लिया कि मैं उसे और इस जंगल को समझने की कोशिश करूंगा। उस रात जब मैं घर लौटा तो मेरे मन में हजारों सवाल थे, लेकिन एक बात तय थी, यह सफर सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि उसके लिए भी महत्वपूर्ण था। मुझे हर हाल में उसकी मदद करनी थी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। जंगल के रहस्य अब मेरे जीवन का हिस्सा बन चुके थे। हर दिन, हर रात मेरे दिमाग में वही बातें गूंजती रहती थीं। कालीबन की कहानियां, उसकी आवाज और उस यक्षिणी का चेहरा। उसका चेहरा अब मेरे हर ख्याल का केंद्र बन चुका था। एक दिन जब मैं मां के साथ खेतों में काम कर रहा था तो उन्होंने कहा, विक्रम,
तेरा ध्यान कहाँ रहता है आजकल? कोई परेशानी है क्या? मैंने जल्दी से जवाब दिया, नहीं माँ, सब ठीक है, बस थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। माँ ने मुझे संदेह से देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा, पर मैं जानता था कि वह मेरी हालत को लेकर चिंतित थीं। उस रात मैं अपने कमरे में बैठा जंगल के बारे में सोच रहा था। मेरे अंदर एक अजीब सा खिंचाव था। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल मुझे बुला रहा हो। मैं खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आखिरकार मैंने हार मान ली। मुझे वहां जाना ही होगा, मैंने खुद से कहा। मैंने अपनी टॉर्च उठाई और चुपके से घर से बाहर निकल गया। रास्ते में ठंडी हवा मेरे चेहरे पर लग रही थी और दूर दूर तक सन्नाटा था, लेकिन मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि मुझे अपना डर सुनाई दे रहा था। जब मैं झील के पास पहुंचा तो चारों ओर अजीब सा माहौल था। झील का पानी चांदनी में चमक रहा था और पेड़ों की परछाइयां जैसे मुझे घूर रही थीं। तुम फिर आ गए, एक आवाज ने मेरी तंद्रा तोड़ी। मैंने पलट कर देखा, वह वहां खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा गंभीर था। मैंने तुम्हें यहां आने से मना किया था, उसने कहा। मुझे तुम्हारी मदद करनी है, मैंने कहा। उसने गहरी सांस ली। तुम नहीं समझते विक्रम, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। ये जंगल तुम्हें निगल जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, मैंने जोर देकर कहा। उसकी आंखों में एक पल के लिए दर्द झलका। अगर तुम्हें सच में मेरी मदद करनी है तो तुम्हें इस जंगल की परीक्षा से गुजरना होगा। परीक्षा? मैंने पूछा। उसने सिर हिलाया। यह जंगल सिर्फ उन्हीं को स्वीकार करता है जो इसके नियमों को समझते हैं। तुम्हें इसका हर हिस्सा जानना होगा, इसकी हर आवाज सुननी होगी, और सबसे जरूरी बात, तुम्हें खुद को अपने डर से आजाद करना होगा। मैं तैयार हूं, मैंने कहा। उसने मेरी ओर देखा और कहा, तो शुरू करो। उसने मुझे झील के किनारे ले जाकर एक पत्थर पर बैठा दिया। यहां से तुम्हारी परीक्षा शुरू होगी, उसने कहा। तुम्हें इस झील में उतरकर उस गहराई तक जाना होगा जहां सच छिपा है। लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारा दिल कमजोर हुआ तो तुम कभी वापस नहीं लौट पाओगे। मैंने झील के ठंडे पानी को देखा। ये एक साधारण झील नहीं लग रही थी। इसके पानी में जैसे कोई जादू था जो मुझे अपनी ओर खींच रहा था। मैं कर सकता हूं, मैंने खुद से कहा और झील में कदम रखा। जैसे ही मैंने पानी में डुबकी लगाई, एक अजीब सी दुनिया मेरे सामने खुल गई। पानी के नीचे सब कुछ धुंधला था, लेकिन मुझे एक चमकदार रोशनी दिख रही थी। मैं उसकी ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे मैं गहराई में जा रहा था, वैसे वैसे मुझे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। ये आवाजें ऐसी थीं जैसे कोई मुझे अपने पास बुला रहा हो। विक्रम, एक मीठी लेकिन डरावनी आवाज आई। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। विक्रम, क्या तुम सच में इसे समझना चाहते हो? वही आवाज दोबारा आई। कौन हो तुम? मैंने पूछा। मैं इस जंगल की आत्मा हूं, आवाज ने कहा। तुमने इसे छेड़ दिया है और अब तुम्हें इसका सामना करना होगा। मैंने अपने डर को दबाते हुए कहा, मैं यहां सच्चाई जानने आया हूं। तो सच्चाई को समझने के लिए तैयार हो जाओ, आवाज ने कहा। अचानक झील के पानी में हलचल मच गई। पानी के अंदर मुझे अजीब सी छायाएं दिखाई देने लगीं। ये छायाएं इंसानों जैसी लग रही थीं, लेकिन उनके चेहरे डरावने थे। ये कौन है? मैंने डरते हुए पूछा। ये वे लोग हैं जिन्होंने इस जंगल के नियमों को तोड़ा, आवाज ने कहा, और अब ये हमेशा के लिए यहां फंसे हुए हैं। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन मैंने खुद को संभाला और आगे बढ़ता गया। कुछ देर बाद मैंने उस चमकदार रोशनी को छू लिया। जैसे ही मैंने उसे छुआ, सब कुछ बदल गया। मैंने खुद को एक अलग दुनिया में पाया। चारों ओर अजीब सी रोशनी थी और हवा में एक अजीब सी गंध थी। यह कहाँ हूं मैं? मैंने खुद से पूछा। यह उस सच की दुनिया है जिसे तुम जानना चाहते थे, वही आवाज आई। मैंने चारों ओर देखा। वहां कई औरतें खड़ी थीं, सफेद साड़ियों में, और उनकी आंखों में गुस्सा था। तुमने हमें छेड़ा है, उनमें से एक ने कहा। मैं सिर्फ सच्चाई जानना चाहता था, मैंने कहा। सच्चाई हर किसी के लिए नहीं होती, उसने कहा। लेकिन अब जब तुम यहां हो तो तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। क्या मतलब? मैंने घबराकर पूछा। उसने मेरी ओर इशारा किया और कहा, तुम्हारा जीवन अब हमारा है। अचानक मैं खुद को झील के किनारे पर वापस पाया। वह यक्षिणी मेरे सामने खड़ी थी। क्या हुआ? उसने पूछा।
मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने कहा। उसने गहरी सांस ली और कहा, यह सिर्फ शुरुआत है, तुम्हारी परीक्षा अभी बाकी है। उस रात मैं घर लौटा, लेकिन मेरा मन अशांत था। मुझे लग रहा था कि अब मेरे जीवन में कुछ भी सामान्य नहीं रहेगा। जंगल का वह अनुभव मुझे हर वक्त झकझोरता रहता था। मेरे अंदर सवालों का तूफान उठ चुका था। यक्षिणी ने कहा था कि मेरी परीक्षा अभी बाकी है, लेकिन क्या यह जंगल सच में मुझे निगलने वाला था, या फिर इसमें कुछ और छिपा हुआ था? उस रात जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे झील और उन रहस्यमयी आवाज़ों की यादें परेशान कर रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह आवाज़ें अब मेरे दिमाग में गूंज रही हों। विक्रम, मैंने तुरंत आंखें खोल दी। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, पर आवाज़ साफ थी, जैसे कोई मेरे बहुत करीब से बुला रहा हो। कौन है? मैंने धीमी आवाज़ में पूछा। कोई जवाब नहीं आया। मैंने बिस्तर से उठकर चारों ओर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। पर वह आवाज़ फिर आई। विक्रम, जंगल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैंने दरवाजे के बाहर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। डर के बावजूद मैं खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था। सुबह होने पर मैंने खुद को समझाया कि शायद यह मेरा वहम था, लेकिन उस दिन गांव में कुछ अजीब घटित हुआ। गांव के एक आदमी, रामलाल, की गाय गायब हो गई थी। लोग कह रहे थे कि वह गाय कालीबन की ओर चली गई थी। रामलाल और कुछ गांव वालों ने उसे खोजने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसे वापस नहीं ला सका। कालीबन ने उसे अपने अंदर समा लिया, एक बुजुर्ग ने कहा। रामलाल के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। मैंने उसे सांत्वना देने की कोशिश की। मैं आपकी मदद करूंगा। मैं कालीबन में जाकर आपकी गाय को ढूंढूंगा। सभी गांव वाले मेरी बात सुनकर चौंक गए। तू पागल है विक्रम, एक बुजुर्ग ने कहा। जो कालीबन में गया वह कभी वापस नहीं आया। लेकिन हमें कुछ तो करना होगा, मैंने कहा। गांव वालों की बातें सुनकर मैं और अधिक दृढ़ हो गया। मैंने फैसला किया कि मैं जंगल जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। शाम होते ही मैं फिर से झील के पास पहुंचा। वहां यक्षिणी पहले से ही मेरा इंतजार कर रही थी। तुम वापस क्यों आए हो? उसने गुस्से में पूछा। गांव के रामलाल की गाय गायब हो गई है, मुझे उसे ढूंढना है, मैंने कहा। उसने गहरी सांस ली। तुम्हें समझ नहीं आता विक्रम, ये जंगल तुम्हें और गहराई में खींच रहा है। तुम जितना इसे समझने की कोशिश करोगे, उतना ही यह तुम्हें अपने जाल में फंसाएगा। मुझे कोई डर नहीं है, मैंने कहा। उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, अगर तुम सच में अंदर जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी। क्या शर्त? मैंने पूछा। जंगल के अंदर तुम्हें किसी भी आवाज या दृश्य पर विश्वास नहीं करना है। यह जंगल छलावा रचता है। अगर तुमने इसे सच मान लिया तो तुम्हारा अंत निश्चित है, उसने कहा। मैंने उसकी बात मान ली और उसके साथ जंगल के अंदर बढ़ने लगा। जंगल के अंदर का माहौल बदल चुका था। पेड़ों की शाखाएं अजीब रूप से मुड़ी हुई थीं और वहां की हवा भारी लग रही थी। हर कदम के साथ ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई हमारी ओर देख रहा हो। यह जगह अजीब है, मैंने कहा। यह जगह जीवित है, उसने जवाब दिया। हमने थोड़ी दूर तक चलने के बाद एक बड़ा मैदान देखा। वहां जमीन पर कुछ सफेद निशान थे। यह क्या है? मैंने पूछा। यह उन लोगों के निशान हैं जो इस जंगल में खो गए, उसने कहा। मैंने देखा कि वे निशान जानवरों के खुरों जैसे लग रहे थे। क्या ये रामलाल की गाय के हैं? मैंने पूछा। शायद, उसने कहा। लेकिन अगर यह निशान उस दिशा में जा रहे हैं तो तुम्हें सावधान रहना होगा। हमने उन निशानों का पीछा करना शुरू किया, पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, जंगल और अजीब होता गया। पेड़ों की शाखाएं और घनी हो गईं और एक अजीब सी गंध हवा में तैरने लगी। यह गंध क्या है? मैंने पूछा। यह डर की गंध है, उसने कहा। मैंने अपनी सांस रोकने की कोशिश की और आगे बढ़ा। कुछ देर बाद हमें एक टूटी हुई रस्सी और एक घास का गट्ठा मिला। यह रामलाल की गाय का सामान हो सकता है, मैंने कहा। हो सकता है, उसने जवाब दिया। लेकिन तभी हमें एक अजीब आवाज सुनाई दी। यह किसी जानवर की चीख जैसी थी। यह आवाज कैसी है? मैंने डरते हुए पूछा। यह जंगल का खेल है, उसने कहा। तुम्हें इसे नजरअंदाज करना होगा। लेकिन मैं उस आवाज को नजरअंदाज नहीं कर सका। मैंने उस दिशा में दौड़ लगा दी। रुको विक्रम, उसने चिल्लाया।
पर मैं रुकने को तैयार नहीं था। मैं उस आवाज के पीछे भागता गया और अचानक मैंने खुद को एक अजीब जगह पर पाया। वहां चारों ओर अंधेरा था और जमीन पर खून के धब्बे थे। ये कहां आ गया मैंने खुद से पूछा। तभी मुझे एक औरत की परछाई दिखाई दी। वह परछाई मेरी ओर बढ़ रही थी। कौन हो तुम? मैंने चिल्लाया, लेकिन वह औरत कुछ नहीं बोली। उसने सिर्फ अपनी ओर इशारा किया। मैंने डरते हुए उसके करीब जाने की कोशिश की, लेकिन तभी यक्षिणी वहां आ गई। मैंने तुम्हें कहा था कि किसी भी चीज पर विश्वास मत करना, उसने गुस्से में कहा। लेकिन वह कौन थी? मैंने पूछा। यह जंगल का जाल था। अगर तुम उसके करीब जाते तो तुम कभी वापस नहीं आ पाते, उसने कहा। मैंने खुद को संभाला और कहा, अब हमें क्या करना चाहिए? तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा, उसने कहा। हमने फिर से निशानों का पीछा करना शुरू किया। इस बार मैंने उसकी हर बात मानी और किसी भी चीज पर ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद हमें एक गाय की आवाज सुनाई दी। यह रामलाल की गाय थी। वो रही, मैंने चिल्लाया। गाय एक पेड़ के पास बंधी हुई थी, लेकिन जैसे ही हमने उसे छुड़ाने की कोशिश की, अचानक पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं। यह क्या हो रहा है? मैंने घबराकर पूछा। यह जंगल गुस्से में है, उसने कहा। तभी पेड़ की शाखाएं हमारी ओर बढ़ने लगीं। हमने तेजी से भागना शुरू कर दिया। तेज दौड़ो विक्रम, उसने चिल्लाया। हम किसी तरह झील के पास वापस पहुंचे। वहां पहुंचते ही सब कुछ शांत हो गया। क्या यह जंगल हमेशा ऐसा ही रहता है? मैंने पूछा। नहीं, उसने कहा। यह जंगल सिर्फ उन्हीं को सताता है जो इसके नियमों को तोड़ते हैं। रामलाल की गाय को वापस पाकर गांव वाले खुश थे, लेकिन मैं जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। कालीबन का रहस्य अभी भी मेरी जिंदगी का हिस्सा था और मैं इसके बारे में और जानने के लिए तैयार था। गांव लौटने के बाद मुझे लगता था कि मुझे चैन मिलेगा। रामलाल की गाय वापस मिल चुकी थी और गांव में खुशी का माहौल था, लेकिन मेरे अंदर कुछ था जो मुझे हमेशा परेशान करता रहता था। यक्षिणी के शब्द और उस जंगल का जाल मेरी सोच को घेरे हुए थे। क्या सच में वहां कुछ छुपा हुआ था? क्या कालीबन और यक्षिणी के बीच कोई संबंध था? और वह औरत जो मुझे जंगल में मिली, वह कौन थी? गांव में किसी को यह नहीं पता था कि मैंने जंगल में क्या देखा था। लोग तो बस खुश थे कि गाय वापस आ गई, लेकिन मुझे यह महसूस हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है। जंगल का रहस्य मेरे दिमाग से हट नहीं रहा था। रात का समय था और मैं अपने घर की छत पर खड़ा था। चांदनी रात में गांव का दृश्य बहुत शांति से भरा हुआ था, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं थी। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था कि कालीबन का सच क्या है। मैं यक्षिणी से फिर से मिलने की सोच रहा था। उसे पूरी सच्चाई जाननी थी, क्योंकि वह मेरे सामने थी और उसने मुझे चेतावनी दी थी कि मुझे जंगल के रहस्यों में और न घुसना चाहिए। लेकिन क्या वह सच कह रही थी? क्या उसने मुझे किसी बड़े खतरे से बचाया था, या फिर मुझे अपने डर का सामना करने के लिए छोड़ा था? वह रात मेरे लिए एक बदलाव लेकर आई। तभी मुझे याद आया कि यक्षिणी ने मुझे एक बार कहा था कि जंगल के रहस्य केवल उसके साथ मिलकर सुलझाए जा सकते हैं। मेरे भीतर यह सोचने का उत्साह बढ़ा कि मैं और यक्षिणी मिलकर इस रहस्य का सामना करें। मैंने अगले दिन सुबह यक्षिणी को ढूंढने का निश्चय किया। मैंने अपनी योजना बनाई और जंगल की ओर चल पड़ा। मुझे यह एहसास था कि मैं बिना पूरी जानकारी के जंगल में घुसने से नहीं बच सकता था, लेकिन अब मैं डर को अपने अंदर नहीं पनपने देना चाहता था। मुझे समझ में आ गया था कि अगर मैं इस जंगल के रहस्यों को जानने में सफल हो गया तो मुझे अपने अंदर के डर से भी जीत मिल जाएगी। गांव से निकलते ही मुझे वहीं घना और खतरनाक जंगल दिखाई दिया। इस बार मेरा डर पहले जैसा नहीं था। जंगल में घुसते ही मुझे यक्षिणी का चेहरा याद आया। उसकी आंखों में एक तरह की गहरी चेतावनी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अनकही कहानी भी थी। मुझे यह महसूस हुआ कि वह सिर्फ मेरा मार्गदर्शन नहीं कर रही थी, बल्कि वह मुझे इस रास्ते पर जानबूझकर ला रही थी। यह भी हो सकता था कि वह खुद भी इस जंगल के रहस्यों को नहीं जानती हो, और यही कारण था कि उसने मुझे उन अजीबो-गरीब चेतावनियों से घेर लिया था। जंगल में मेरे कदम भारी हो गए थे। एक तरह से मैं जंगल के अंदर था, लेकिन दूसरी ओर मेरा दिल और दिमाग हर कदम पर मुझे यह याद दिला रहे थे
कि मैं एक खतरनाक यात्रा पर निकला था। हवा के साथ पेड़ की शाखाओं की आवाज आ रही थी और हर कदम के साथ जमीन की ठंडी नमी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ मुझे देख रहे हों, जैसे वे हर कदम पर मेरी गतिविधि पर नजर रख रहे हों। कुछ ही देर में मैंने महसूस किया कि मेरी दिशा भटकने लगी थी। जंगल में कोई रास्ता साफ नहीं था और हर पेड़ एक ही जैसा दिखता था। जब तक मैं यह समझ पाता, मैंने देखा कि सामने एक अजीब सी झील दिखाई दी थी। यह झील पहले जैसी नहीं थी। इसका पानी बिल्कुल काला था और उसके अंदर एक गहरा अंधेरा समाया हुआ था। झील के पास एक पुरानी नाव खड़ी हुई थी। यह नाव ठीक वैसी ही लग रही थी जैसी मैंने पहले देखी थी जब यक्षिणी ने मुझे चेतावनी दी थी। मुझे याद आया कि वह मुझे इस झील के पास जाने से मना कर चुकी थी, लेकिन अब मैं इस स्थिति में था कि मुझे इसके बारे में और जानना होगा। मैं नाव की ओर बढ़ा और धीरे धीरे उसमें चढ़ गया। नाव जैसे ही पानी में डूबी, मेरी सांसें तेज हो गईं। जैसे जैसे नाव पानी में उतर रही थी, मुझे महसूस हो रहा था कि मैं किसी और दुनिया में प्रवेश कर रहा था। यह झील, इस जंगल का हिस्सा, यह सब अब मुझे एक गहरे रहस्य में धकेल रहा था। नाव के चलते ही मुझे अचानक एक औरत का चेहरा दिखाई दिया। यह वही चेहरा था जिसे मैंने पहले देखा था। वह औरत काली बन की थी और उसकी आंखों में एक गहरा रहस्य छुपा था। उसने मुझे देखा और धीरे धीरे अपनी तरफ इशारा किया। मुझे ऐसा लगा जैसे वह मुझे कुछ बताना चाहती हो, लेकिन मैं उससे ज्यादा करीब नहीं जा सकता था। तुम कौन हो? मैंने डरते हुए पूछा। वह चुप रही, बस अपनी आंखों से मुझे घूरती रही। अब मुझे यह महसूस हो रहा था कि यह जंगल सिर्फ एक भौतिक जगह नहीं थी, बल्कि एक दिमागी और आत्मिक जगह थी, जहां हर भावना और हर सोच का असर होता था। वह औरत मेरी भावनाओं से जुड़ी हुई थी और जैसे जैसे नाव और करीब पहुंच रही थी, वह औरत मुझसे कुछ कहना चाहती थी। तुम्हें समझना होगा विक्रम, उसने आखिरकार कहा। यह जंगल तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। यह जगह न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी तुम्हें जकड़े हुए हैं। यहाँ कोई सीधा रास्ता नहीं है। तुम जितना इसमें घुसोगे, उतना ही इसका जाल तुम्हें पकड़ता जाएगा। मैं उसके शब्दों पर सोचने की कोशिश कर रहा था। मुझे समझ में आया कि वह मुझे किसी और दिशा में मार्गदर्शन देने की कोशिश कर रही थी। मैंने नाव को दूसरी ओर मोड़ लिया और फिर से वहां जाने की कोशिश की जहां वह औरत खड़ी थी। तभी अचानक हवा तेज हो गई और झील में लहरें उठने लगीं। नाव के चारों ओर अजीब सी छायाएं बनने लगीं। मैंने महसूस किया कि अब यह सिर्फ जंगल का भूतिया वातावरण नहीं था, बल्कि यह कुछ और ही था। यह सब मेरी सोच और मेरी भावना का हिस्सा था। मैंने नाव को वहीं रोका और खुद से पूछा, क्या यह सब सच है? क्या यह सब मुझे मानसिक रूप से विकृत कर देगा? जवाब नहीं आया, लेकिन झील के पानी में कुछ अजीब सा होने लगा। पानी में हलचल होने लगी और अचानक एक भयंकर चेहरा झील के अंदर से बाहर आया। वह चेहरा वही था, वही औरत। उसकी आंखों में घना अंधेरा था और उसके भीतर एक ऐसी शक्ति थी जो मेरी आत्मा तक को महसूस कर सकती थी। मैंने अपना दम रोका और फिर नाव को तेजी से मोड़ दिया। मुझे यह जगह छोड़कर जल्दी से बाहर निकलना था, वरना कुछ भयंकर घटित हो सकता था। नाव को तेजी से मोड़ते हुए मैंने खुद से यह सवाल पूछा कि क्या मैंने सही किया? क्या वह औरत सच में मुझे चेतावनी दे रही थी, या फिर यह सब कुछ एक और परीक्षण था जो मुझे डराने के लिए रचा गया था? हवा के तेज झोंके और झील के पानी में उठते हुए शोर ने मुझे पूरी तरह से हिला दिया था। मेरा दिल धड़क रहा था और मेरी सांसें भारी हो गईं। मेरे भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ बहुत बड़ा घटित होने वाला हो, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। जैसे जैसे मैं नाव को पानी में खींच रहा था, पानी के भीतर हलचल बढ़ने लगी। झील के शांत और ठंडे पानी में एक डरावनी लहर उठने लगी जो मुझे और भी तेजी से आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही थी। झील के किनारे पर अचानक एक और परछाई ने मेरी आंखों को घेर लिया। ये वही औरत थी। उसने अपनी आंखों से मुझे संकेत किया, मानो वह कह रही हो कि मैं बहुत दूर तक आ चुका था। लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा दुख और रहस्य था जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। वह औरत मुझे खुद से जकड़े हुए महसूस हो रही थी, जैसे वह मुझे वापस उस अंधेरे और खतरनाक जंगल में खींचने की कोशिश कर रही हो। तुम कहाँ जा रहे हो? उसने धीमे और रहस्यमय स्वर में पूछा। मेरे मुंह से कोई जवाब नहीं निकला।
मेरी आंखों में डर था, लेकिन साथ ही साथ यह भी महसूस हो रहा था कि मुझे इस डर का सामना करना चाहिए। मुझे अपनी खामोशी तोड़नी थी और यह बताना था कि अब मुझे डर नहीं था। मैं इस जंगल के रहस्यों का पता लगाना चाहता हूं, मैंने कांपते हुए कहा। यह सब क्या है और तुम कौन हो? उसकी आंखों में एक हल्का सा हंसी का कोना दिखाई दिया, लेकिन उसकी हंसी में कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ अंधेरे की गहरी छाया थी। वह मेरे करीब आई और बोली, तुमने जो रास्ता चुना है वह तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है। यहां तक पहुंचने के बाद वापस जाने का कोई रास्ता नहीं होगा। मैंने उसकी बातों पर विश्वास किया, लेकिन मेरी जिज्ञासा और भीतर की चाहत ने मुझे और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मुझे इस रास्ते से डर नहीं लगता। मुझे यह जानना है कि जंगल में क्या छिपा हुआ है। और तुम कौन हो? मुझे अपनी पहचान बताओ। उसने एक गहरी सांस ली और फिर धीरे से कहा, मैं एक यक्षिणी हूं, एक प्राचीन आत्मा जो इस जंगल में बसी हुई है। मैं यहां एक उद्देश्य के साथ आई थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं अपनी ही जाल में फंस गई हूं। उसकी बातों ने मेरे अंदर और भी सवाल खड़े कर दिए। तुम यक्षिणी हो? मैंने आश्चर्यचकित होकर पूछा। तो फिर तुम क्यों यहां हो और यह जंगल तुम्हारी गिरफ्त में क्यों है? वह चुप रही और उसकी आंखों में एक गहरी दुख की परछाई दौड़ गई। फिर उसने कहा, यह जंगल मेरा घर था, लेकिन अब यह एक बंद जाल बन चुका है। पहले यहां शांति थी, लेकिन अब यह जंगल खुद को निगलने की कोशिश कर रहा है। तुम नहीं जानते विक्रम, जो तुमने शुरू किया है वह एक भयंकर खेल है और तुम अब इसमें फंस चुके हो। उसकी बातों में एक गहरी सच्चाई छुपी हुई थी, लेकिन मुझे डर के बजाय अब समझ आ रहा था कि मैं क्या कर रहा था। क्या इसका मतलब यह है कि तुम मेरी मदद कर सकती हो? मैंने पूछा, क्या तुम मुझे इस जंगल के रहस्यों से बाहर निकाल सकती हो? वह हंसी और फिर कहा, तुम अकेले ही इस रहस्य का हल निकाल सकते हो। मैं सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखा सकती हूं, लेकिन उसे पार करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तभी अचानक झील के पानी में एक हलचल हुई। मुझे लगा जैसे कोई बड़ी शांति टूटने वाली हो। पानी में कुछ अजीब सा दिखने लगा था और एक भयंकर चेहरा धीरे धीरे उभरता हुआ दिखाई दिया। वह चेहरा बहुत डरावना था और उसने अपनी आंखें मेरी ओर घुमा दी थीं। ये वही चेहरा था जो मैंने पहले देखा था, वही औरत, लेकिन इस बार उसका रूप कुछ और ही था। उसकी आंखों में भयंकर क्रोध था और उसकी मुस्कान में एक गहरी शैतानियत थी। यह क्या है? मैंने डरते हुए पूछा। यह वह आत्मा है जिसे तुमने अपनी यात्रा में जगाया है। यह केवल तुम्हारे अंदर की डरावनी शक्तियों का रूप है। तुम इसे जितना ज्यादा डरोगे, यह उतनी ही मजबूत होगी। यक्षिणी की आवाज में भी कुछ डर था, लेकिन वह भी इस रहस्य का सामना कर चुकी थी और यही कारण था कि उसने मुझे चेतावनी दी थी। मैंने धीरे धीरे नाव को किनारे की ओर मोड़ा, लेकिन मेरी आंखों से वह चेहरा दूर नहीं हो रहा था। वह मुझे लगातार घूर रहा था। जैसे ही नाव किनारे के पास पहुंची, वह औरत झील के पानी में समा गई, लेकिन उसके जाते हुए आखिरी शब्द मेरे दिमाग में गूंजते रहे, तुमसे मिलने का समय अभी नहीं आया विक्रम। झील के उस अंधेरे पानी में गहराई से देखता हुआ मुझे एहसास हुआ कि इस रहस्य का हल ढूंढने के लिए मुझे और भी गहरे में जाना होगा। जंगल और यक्षिणी के बीच का संबंध अब मुझे और भी स्पष्ट हो रहा था, लेकिन यह सब इतना पेचीदा और डरावना था कि हर कदम पर मुझे लगता था कि मैं कुछ बड़ा खोने जा रहा हूं। क्या यक्षिणी सच कह रही थी? क्या यह जंगल सचमुच मुझे निगलने की कोशिश कर रहा था? और वह चेहरा, क्या वह मेरी अंतर्दृष्टि का हिस्सा था या फिर कुछ और जो मैं समझने से चूक रहा था? मेरे भीतर यह सवाल अब हर पल मुझे परेशान कर रहे थे। मैंने धीरे धीरे नाव को किनारे की ओर मोड़ लिया और जैसे ही वह झील के किनारे तक पहुंची, मैंने अपने कदम बाहर की ओर बढ़ाए। हालांकि मुझे यक्षिणी ने चेतावनी दी थी, लेकिन अब मेरा मन कहीं ना कहीं और भी उलझा हुआ था। वह चेहरा, वह रहस्यमय आत्मा और वह डर जिसने मुझे अपनी गिरफ्त में लिया था, यह सब मेरे दिमाग में गहरे तक घुस चुका था। मैंने सोचा था कि मैं अब इस रहस्य से बाहर निकल सकूंगा, लेकिन हर कदम के साथ यह महसूस हो रहा था कि मैं और अधिक गहरे में फंसता जा रहा हूं। किनारे पर पहुंचते ही मैंने देखा कि झील के दूसरी ओर एक घना धुआं सा छाया हुआ था। यह कोई सामान्य धुआं नहीं था, बल्कि एक काला सा
निःशब्द घेरा हुआ धुआं था जो जैसे ही मेरी तरफ बढ़ा मुझे और भी भारी महसूस हुआ। हर बार जब यह धुआं मेरे पास आता मेरी सांस रुकने लगती और मुझे ऐसा लगता जैसे किसी ने मेरे शरीर को जकड़ लिया हो। यह धुआं न केवल शरीर को बल्कि आत्मा को भी चूसने जैसा महसूस हो रहा था। क्या तुम समझते हो कि इस रहस्य को सुलझा पाओगे विक्रम? एक खौफनाक आवाज ने मुझे चौंका दिया। यह वही आवाज थी जो मैंने जंगल में सुनी थी। मुझे अचानक से यक्षिणी की याद आई और उसके शब्द भी, जिनमें उसने कहा था कि इस जंगल में प्रवेश करना एक बड़ी चुनौती थी। तुम्हें क्या लगता है कि यह जंगल सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ले रहा है? उस आवाज में गहरी हंसी थी। यह जंगल तुम्हारी जड़ें खींचने का काम करेगा। तुम चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाओगे। मैंने घबराते हुए अपने कदम बढ़ाए, लेकिन हर कदम के साथ वह डर और अंधेरा मुझ पर भारी होने लगा। तब मैंने सोचा, अगर इस जंगल को समझना है तो मुझे खुद को इस अंधेरे से बाहर लाने के लिए एक रास्ता खोजने होगा। तभी मैंने देखा कि दूर किसी अंधेरे गुफा के अंदर एक हल्की सी रोशनी चमक रही थी। मेरे अंदर कुछ तो था जो मुझे उस रोशनी के पास खींच रहा था। एक अजीब सा आकर्षण महसूस हो रहा था, मानो वह रोशनी मेरी प्रतीक्षा कर रही हो। लेकिन यह आकर्षण भी उतना ही खतरनाक था जितना कि यह जंगल और उसकी सर्द हवा। मैंने बिना कुछ सोचे समझे उस गुफा की ओर कदम बढ़ाए। जैसे जैसे मैं अंदर जा रहा था, हवा और भी घनी होती जा रही थी। मुझे महसूस हो रहा था कि यह जंगल मुझे और भी अंदर खींचता जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ मैं महसूस कर रहा था कि यह रास्ता मुझे उस सत्य तक ले जाएगा जिसकी मुझे तलाश थी। गुफा के अंदर पहुंचते ही एक भयंकर मंजर मेरी आंखों के सामने था। वहां पड़ी हुई हड्डियां, खून के धब्बे और टूटी हुई चीजें मेरी पूरी आत्मा को हिला रही थीं। यह कोई सामान्य गुफा नहीं थी, बल्कि यह उस अंधेरे और रहस्यमय शक्ति का प्रतीक थी जो इस जंगल में बसी हुई थी। मुझे याद आया कि यक्षिणी ने कहा था कि यह जंगल कभी खत्म नहीं होता। यहां रहना एक सजा बन चुकी थी और अगर किसी ने इसका सामना किया तो वह हमेशा के लिए इस अंधेरे में खो जाता। गुफा के बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर रखा था। उस पत्थर पर कुछ अजीब सी रेखाएं उकेरी गई थीं। वह रेखाएं मुझे किसी रहस्य की ओर इशारा करती हुई लग रही थीं। तभी अचानक मैं चौंका। वह रेखाएं जीवित लगने लगीं, जैसे किसी ने मुझे चेतावनी दी हो कि मैं अब और आगे न बढ़ूं। मेरे भीतर का डर अब एक भयंकर डर में बदल गया था, लेकिन मेरा मन यह जानने के लिए उतावला था कि यह सब क्यों हो रहा था। तभी पत्थर से एक भारी आवाज आई, तुम्हारी यात्रा यहीं तक है विक्रम। अब तुम्हें वह सच्चाई जाननी होगी जिसे तुम खोज रहे थे। मेरे कानों में वह आवाज गूंज रही थी और मेरी आंखें उस रेखाओं को देखकर लगभग बंद हो गईं। अचानक मुझे यक्षिणी की याद आई, उसकी आंखें, उसकी चेतावनियां, और अब मुझे समझ में आ रहा था कि वह मुझे क्यों बचाने की कोशिश कर रही थी। यह जंगल और उसके अंदर की शक्तियां, वह खुद को मुक्त करने के लिए हर एक व्यक्ति को अंदर खींच रही थीं और अब मेरी बारी थी। मैंने गहरी सांस ली और साहस जुटाते हुए पत्थर की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही मैंने हाथ बढ़ाया, वह रेखाएं और भी जीवंत हो गईं और अचानक पत्थर से एक गहरी ध्वनि निकली। वह ध्वनि इतनी भयंकर थी कि मेरी हड्डियां तक कांप उठीं। पत्थर की सतह से अचानक एक तेज और डरावना शोर हुआ और गुफा के अंदर की हवा ने और भी तेजी से घेर लिया। अब तुम अंदर हो विक्रम, वह आवाज फिर से आई। अब तुम नहीं निकल सकोगे। वह आवाज हर दिशा से आ रही थी और मेरा डर और भी बढ़ गया। मुझे अब यह समझ में आने लगा था कि यह जंगल मेरे जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा था और मैं अब इस जाल में फंस चुका था। मुझे एहसास हुआ कि जो भी मेरे साथ हो रहा था वह सिर्फ मेरी सजा नहीं थी, बल्कि यह एक चेतावनी थी जो हर किसी को दी जाती है जो इस जंगल में घुसता है। तभी जैसे ही मैंने पत्थर से हाथ हटाया, अचानक गुफा की दीवारों से कुछ हलचल हुई। मुझे लगा जैसे गुफा अब पूरी तरह से बंद हो रही थी। मैंने घबराकर उस रास्ते की ओर देखा जहां से मैं आया था, लेकिन अब वह रास्ता भी बंद हो चुका था। मुझे यह एहसास हुआ कि अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मुझे उस रहस्यमय शक्ति से निपटना था और वह शक्ति अब मुझे अपने गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रही थी। गुफा की दीवारें अब जैसे मेरे आसपास सिकुड़ रही थीं। मैं हर ओर देख रहा था,
लेकिन मुझे बाहर का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। हवा के गहरे झोंके और गुफा की दीवारों से टकराती आवाजें मुझे घेरने लगी थीं। अचानक मुझे महसूस हुआ कि यह सब एक अजीब सा खेल था जो जंगल और उसके रहस्यमय ताकतों ने शुरू किया था। मैंने कदम बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन गुफा का घना अंधेरा और हवा की दबाव से मेरी सांसें रुकने लगीं। तुम चाहकर भी यहां से बाहर नहीं जा सकते विक्रम, वह आवाज फिर से सुनाई दी। यह जंगल अब तुम्हारा घर बन चुका है और तुम इसे छोड़ नहीं पाओगे। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं गहरे अंधेरे में घिर चुका था, लेकिन मुझे यह महसूस हो रहा था कि मैं कुछ बहुत बड़ा खोने वाला हूं। लेकिन मुझे एक उम्मीद की किरण दिखी। एक हल्की सी रोशनी गुफा के अंदर के एक कोने में दिखाई दे रही थी। वह रोशनी इतनी तेज नहीं थी, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि यह वही रास्ता है जिससे मुझे इस रहस्य का हल मिल सकता था। मैंने उस ओर कदम बढ़ाया, धीरे धीरे, लेकिन मेरे मन में डर और जिज्ञासा दोनों ही घुल रहे थे। जैसे ही मैं उस रोशनी के करीब पहुंचा, मुझे पता चला कि यह कोई साधारण रोशनी नहीं थी। यह एक जलती हुई मोमबत्ती थी जो किसी के द्वारा जलाई गई थी। मोमबत्ती के चारों ओर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे और उनके बीच एक पुरानी सी किताब रखी थी। मैंने किताब को उठाया और उसमें जो कुछ लिखा था उसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने पन्ने पलटे, अचानक गुफा के भीतर एक घना अंधेरा छा गया और मोमबत्ती की रोशनी पूरी तरह से बुझ गई। मैं चौंका और तेजी से चारों ओर देखा। अब गुफा की दीवारें और भी करीब आ रही थीं, जैसे कोई शक्ति मुझे अपने अंदर समेटने की कोशिश कर रही हो। लेकिन तब मुझे यह एहसास हुआ कि मैं अकेला नहीं था। मेरे पीछे गुफा के एक कोने से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। तुम नहीं समझ पा रहे हो विक्रम, यह सब कुछ तुम्हारे लिए नहीं है। तुम यहां से बाहर नहीं जा सकते। मैंने डरते हुए मुड़कर देखा और मुझे वहां कोई नहीं दिखा, लेकिन उस आवाज के भीतर जो गहराई थी वह मेरे दिल में गहरे तक बैठ गई। मुझे समझ आ गया कि यह आवाज वही शक्तियां थीं जो इस जंगल और गुफा के रहस्यों से जुड़ी हुई थीं। वे मुझसे कह रहे थे कि अब यह मेरा अंत होगा। लेकिन फिर भी मैंने हार मानने का नाम नहीं लिया। मैंने गुफा के अंदर आगे बढ़ने का फैसला किया। मैंने किताब के पन्नों को ध्यान से पढ़ना शुरू किया और जैसे जैसे मैंने उसे पढ़ा, मेरी आंखों के सामने एक नई तस्वीर उभरने लगी। किताब में लिखा था कि इस जंगल में एक गहरी शक्ति बसी हुई है जो किसी भी व्यक्ति को पूरी तरह से अपने अंदर समेटने की ताकत रखती है। लेकिन इसके साथ ही यह भी बताया गया था कि अगर कोई व्यक्ति इस शक्ति का सामना कर सके और इसके रहस्य को जान सके तो वह अपनी जान बचा सकता है और इस जंगल से बाहर निकल सकता है। तुम अपने भाग्य के साथ खेल रहे हो विक्रम, किताब के एक पन्ने पर लिखा था। लेकिन याद रखना, यह जंगल तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। यह तुम्हारी आत्मा को अपना हिस्सा बना चुका है। इन शब्दों ने मेरी आत्मा को हिला दिया। मुझे समझ में आ गया कि अब मुझे अपनी पूरी ताकत और साहस का उपयोग करना होगा। मुझे इस जंगल के रहस्यों को उजागर करना था और इस अंधेरे से बाहर निकलने का एक रास्ता ढूंढना था। लेकिन क्या यह इतना आसान होगा? मैंने गहरी सांस ली और खुद से कहा, मैं डर नहीं सकता, मुझे इसे सुलझाना ही होगा। जैसे ही मैंने अपनी सोच को और मजबूत किया, अचानक गुफा में एक घनी धुंध छा गई। यह वही धुंध थी जो मैंने पहले भी देखी थी, और इस बार वह धुंध मेरे शरीर को घेरने लगी थी, जैसे मुझे पूरी तरह से जकड़ने का प्रयास कर रही हो। मुझे अब महसूस हो रहा था कि मुझे सच में अपनी आत्मा को बचाने के लिए पूरी ताकत से इस जंगल का सामना करना होगा। तुमसे नहीं होगा विक्रम, वही आवाज फिर से गूंज उठी। तुम अब कभी बाहर नहीं जा सकोगे। लेकिन मैं चुप रहा और अपनी पूरी ताकत जुटाते हुए मैंने उस आवाज का जवाब देने की कोशिश की। मैं नहीं डरता, मुझे अपनी आत्मा को बचाना है और मैं इस जंगल के रहस्यों का पर्दाफाश करूंगा। जैसे ही मैंने यह कहा, अचानक वह आवाज चुप हो गई और गुफा के अंदर एक गहरी शांति छा गई। एक पल के लिए मुझे लगा जैसे अब सब कुछ ठहर गया हो, लेकिन तभी मुझे गुफा की दीवारों से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई गहरी सांस ले रहा हो। मुझे फिर से डर लगा, लेकिन इस बार मैंने डर को नकारा और उस आवाज की ओर कदम बढ़ाए। आगे बढ़ते हुए मैंने देखा
कि गुफा की दीवार पर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे। यह निशान किसी पुराने समय के प्रतीक लग रहे थे और मुझे एहसास हुआ कि यह निशान मुझे उस गहरे रहस्य तक ले जा सकते थे जिसे मैं ढूंढ रहा था। मेरे कदमों के साथ वह निशान और भी स्पष्ट होते गए और मैंने देखा कि दीवार पर एक पुरानी दरवाजा दिखाई दे रहा था। यह दरवाजा पूरी तरह से बंद था, लेकिन मुझे लगता था कि इस दरवाजे के पीछे वही रहस्य था जिसे मुझे जानना था। मैंने डरते हुए दरवाजे को खोलने की कोशिश की और जैसे ही मैंने इसे खींचा, अंदर से एक पुराना और अंधेरा कमरा दिखाई दिया। इस कमरे में किसी प्रकार की घनी हवा और अजीब सी शांति थी, जैसे यह कमरा किसी भूतिया शक्तियों से भरा हुआ हो। मैंने कमरे के अंदर कदम रखा और जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, गहरी चुप्पी ने सब कुछ घेर लिया। एक अजीब सी शांति थी, जैसे कुछ बहुत ही पुराना और रहस्यमय घटित होने वाला था। कमरे के अंदर हल्की सी रोशनी थी जो कहीं से आ रही थी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि वह रोशनी थी कहां से। कमरे की दीवारें बेहद पुरानी और रुखी थीं, जैसे सदियों से इस स्थान पर कोई नहीं आया हो। कमरे के कोने में एक पुराना लकड़ी का पलंग रखा था। पलंग पर एक घना धुआं सा फैला हुआ था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां बैठी हो। पलंग के पास एक लकड़ी की मेज भी थी, जिसमें कुछ कागज, पुराने पन्ने और एक चांदी का बक्सा रखा था। मुझे यह सब देखकर एक असहज सी भावना होने लगी। मुझे महसूस हो रहा था कि कुछ बहुत गहरा और खतरनाक राज यहाँ छुपा हुआ था। मैंने पलंग के पास जाकर चांदी के बक्से को उठाया और उसकी कुंडी खोली। बक्से के अंदर कुछ पुराने टुकड़े थे जो न जाने कब से यहाँ रखे हुए थे। इन टुकड़ों में से एक कागज का टुकड़ा बाहर निकला। मैंने उसे सावधानी से खोला और उसमें कुछ पुराने अक्षरों में लिखा हुआ देखा। अक्षरों का रूप ऐसा था जैसे यह एक किताब का हिस्सा हो जो बहुत पुराना और धुंधला हो चुका था। तुमने सही जगह पर कदम रखा है, विक्रम। अचानक वही आवाज फिर से गूंज उठी और इस बार वह और भी पास आ गई। लेकिन अब तुमने जो रास्ता चुना है वह तुमसे तुम्हारी आत्मा ले जाएगा। मेरे दिल की धड़कन एक बार फिर से तेज हो गई। मैंने डरते हुए कमरे की दीवारों को देखा और मुझे लगा जैसे मैं अकेला नहीं था। दीवारों पर कुछ चित्र बने हुए थे जो बहुत ही अजीब और डरावने थे। ये चित्र किसी पुराने समय के थे, जैसे कोई जीवित तस्वीरें जो समय के साथ बदलती रहती हों। मैंने बक्से के अंदर के पन्ने को पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, यह जंगल एक अदृश्य शक्ति के अधीन है। यह शक्ति उस स्थान पर निवास करती है जो अब गुफा बन चुका है। जो कोई भी इसे जानने की कोशिश करता है वह इस शक्ति का शिकार हो जाता है। यह शक्ति शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से जुड़ी हुई है। तुम्हें इस रहस्य को समझने से पहले अपनी आत्मा से समझौता करना होगा। मेरे शरीर में कंपी दौड़ गई। यह उन सारे खतरों की ओर इशारा कर रहा था जिनसे मैं अब तक अनजान था। मैं इस जंगल के राज में उलझ चुका था और यह अब मुझे अपनी जड़ें पकड़ने के लिए तैयार था। लेकिन मेरे अंदर एक सवाल था, एक अंतिम सवाल जो मुझे उलझा रहा था। क्या मुझे इसका सामना करना था? तभी कमरे की रोशनी और भी धुंधली होने लगी। मुझे लगा जैसे हवा में कुछ अजीब सा हो रहा था। कमरे का तापमान अचानक से गिरने लगा और मेरा शरीर सर्दी से कांपने लगा। अचानक जैसे ही मैंने पन्ने को पलटा, एक तेज सी आवाज आई और कमरे में एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। मुझे लगा जैसे कमरे में कुछ भारी हो गया हो। तुम सोच रहे हो कि तुम इस रहस्य से बाहर निकल सकोगे? आवाज फिर से गूंजी। तुम अब इसके जाल में फंस चुके हो। मैंने घबराकर चारों ओर देखा और मुझे महसूस हुआ कि अब यह डर मेरी आत्मा को घेर चुका था। गुफा में जहां भी मैंने कदम बढ़ाया वहां कुछ न कुछ अजीब घटित हो रहा था। यह सब इतना असामान्य था कि मुझे अब समझ में आ रहा था कि मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। फिर अचानक मुझे एक हल्की सी छाया दिखाई दी। वह छाया कमरे के एक कोने से आई थी और जैसे ही वह सामने आई मेरी सांसें थम गईं। वह कोई जीवित शख्स नहीं था। वह एक धुंधली, पारदर्शी आकृति थी जो धीरे धीरे मेरे सामने आकार लेने लगी। तुमने आकर बहुत बड़ी गलती की है, वह आकृति बोली। अब तुम्हारे पास केवल एक ही रास्ता है। मैंने घबराकर पूछा, क्या रास्ता? तुम्हें अपनी आत्मा को इस जंगल की शक्ति के हवाले कर देना होगा, आकृति ने कहा। अगर तुमने यह नहीं किया तो तुम हमेशा के लिए इस गुफा के अंदर रहोगे।
मेरे मन में हजारों सवाल उठने लगे, लेकिन मैं अपने डर को अपने अंदर दबाकर उसकी बातों को सुनने लगा। मुझे यह समझने की कोशिश करनी थी कि क्या यह सच था और इस शक्ति का सामना करने का कोई तरीका था। क्या तुम सच में यह सब जानना चाहते हो? आकृति ने मुझे घूरते हुए पूछा। क्या तुम मुझे बताओगे कि मैं कैसे इस जाल से बाहर निकल सकता हूं? मैंने डरते हुए पूछा, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी उम्मीद भी थी। आकृति ने धीमे से हंसी की आवाज निकाली और कहा, तुम्हें केवल एक बात समझनी होगी विक्रम। यह शक्ति तुम्हारी आत्मा को अपनी गिरफ्त में ले चुकी है। यह अब तुम्हारी एक हिस्सा बन चुकी है। तुम इसे छोड़ नहीं सकते। मेरे पास अब कोई और विकल्प नहीं था। मैं जानता था कि अगर मुझे इस जंगल और गुफा के रहस्यों से बाहर निकलना है तो मुझे अपनी आत्मा को इस शक्ति के सामने समर्पित करना होगा। लेकिन क्या मैं सच में ऐसा कर सकता था? क्या मुझे अपनी आत्मा को खोने के बाद भी जीवन मिलेगा? सवाल मेरे दिमाग में गूंज रहे थे, लेकिन जवाब कहीं नहीं था। कमरे में हलचल थम चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा था। वह धुंधली आकृति अब मेरे सामने खड़ी थी और उसकी आंखों में एक अदृश्य सा घना अंधेरा था। मेरी धड़कनें तेज हो रही थीं, जैसे हर एक पल के साथ मेरे अंदर एक नया डर और घबराहट समाती जा रही हो। यह सब किसी भयंकर सपने जैसा था, लेकिन मेरा शरीर, जो इस अंधेरे और रहस्य से घिर चुका था, मुझे यह महसूस करा रहा था कि यह हकीकत है। अब मुझसे कोई भागने का रास्ता नहीं था और मेरी उम्मीदें सिर्फ उसी आकृति पर टिकी थीं जो मेरे सामने खड़ी थी। तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा इस जगह से बाहर निकलने का कोई रास्ता हो सकता है? आकृति की आवाज ने मेरे मन को चीर डाला। उसकी आवाज अब किसी गहरे, शांत और रहस्यमय स्थान से निकलकर मेरे कानों तक पहुंच रही थी, जैसे वह गुफा की आत्मा हो। तुमने जितनी देर तक यहां रहने का निर्णय लिया है, उतनी देर में तुमने अपनी आत्मा को इस जंगल की शक्ति में समर्पित कर दिया है। अब तुम यहां से बाहर नहीं जा सकते। मैंने गहरी सांस ली और खुद को संयमित रखने की कोशिश की। डर से बेजार होते हुए मैंने पूछा, क्या इसका कोई रास्ता है? क्या मैं अपनी आत्मा को इस जगह से बाहर ले जा सकता हूं? आकृति की आंखों में चमक आई और वह धीरे से मुस्कुराई। तुमने जिस रास्ते को चुना है, वह न सिर्फ तुम्हारे लिए, बल्कि तुम्हारे जैसे और भी इंसानों के लिए खतरनाक है। तुम उस कागज को पढ़ रहे थे ना? तुमने देख लिया था कि तुम्हें अपनी आत्मा का सौदा करना होगा। मुझे अचानक वह किताब याद आई जो मैंने पहले पाई थी। किताब में जो लिखा था वह अब मेरी आंखों के सामने एक गंभीर सवाल की तरह उभर रहा था। क्या तुम सच में यह सब जानते हो? मैंने कांपते हुए पूछा। क्या यह सच है कि मेरी आत्मा अब यहाँ की ताकतों का हिस्सा बन चुकी है? आकृति ने सिर झुका लिया और फिर उसने मेरी तरफ देखा। हाँ, यह सच है। तुम अब इस जंगल के हिस्से हो विक्रम। तुम्हारी आत्मा ने इस स्थान की शक्ति को अपना लिया है। मेरे अंदर एक शून्य सा फैलने लगा। क्या यह वही जंगल था जिसे मैंने हमेशा भयावह और रहस्यमय समझा था? क्या यह वही शक्ति थी जो अब मेरे साथ खेल रही थी? मुझे समझ में आ रहा था कि अगर मुझे अपनी आत्मा को बचाना है तो मुझे इस जगह के नियमों के खिलाफ कुछ करना होगा। तुम मुझे कैसे बचा सकते हो? मैंने फिर से सवाल पूछा। इस बार मेरी आवाज में थोड़ा सा साहस आ चुका था। आकृति ने मुझसे कुछ कदम दूर जाकर एक पुरानी सी लकड़ी की मेज की ओर इशारा किया। वहां देखो, उसने कहा। वह चीज तुम्हारे लिए है। वह तुम्हारी आत्मा को फिर से आजाद करने का एकमात्र तरीका है। मैंने घबराते हुए उस मेज पर देखा। उस पर एक पुरानी सी छड़ी पड़ी थी जो किसी जादू की तरह चमक रही थी। यह छड़ी अब मेरे लिए कोई साधारण चीज नहीं रही थी। वह कोई महज लकड़ी की छड़ी नहीं थी, बल्कि कुछ शक्तिशाली और रहस्यमय थी, जो इस जगह की तमाम ताकतों को चुनौती दे सकती थी। क्या यह वही छड़ी है जिससे मुझे मेरी आत्मा को वापस लाने का रास्ता मिलेगा? मैंने धीरे से पूछा। आकृति ने सिर हिलाया। यह छड़ी तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है। यदि तुम इसका इस्तेमाल करोगे तो तुम अपनी आत्मा को इस जंगल से बाहर ले जा सकोगे। लेकिन ध्यान रखना विक्रम, इसे इस्तेमाल करना आसान नहीं है। इसके साथ जुड़े खतरे भी हैं। मैंने एक पल के लिए रुका और फिर धीरे से मेज के पास बढ़ते हुए छड़ी को उठाया। जैसे ही मैंने उस छड़ी को अपने हाथ में पकड़ा, मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। यह छड़ी ठंडी थी,
जैसे समय के साथ ठंडी हो गई हो। मेरे हाथ में आते ही उस ठंडक का एहसास मेरे शरीर में गहरी शांति का संदेश लेकर आया, लेकिन साथ ही कुछ अनकहा सा भय भी महसूस हुआ। तुमने एक बड़ा कदम उठाया है विक्रम, आकृति ने कहा। अब तुम्हारे पास सिर्फ दो विकल्प हैं। या तो तुम अपनी आत्मा को इस जंगल की शक्ति के पास छोड़ दो और हमेशा के लिए इस जगह का हिस्सा बन जाओ, या तुम इस छड़ी के माध्यम से उसे वापस लाओ और अपनी पहचान को फिर से पा सको। मेरे मन में अब एक तूफान मचलने लगा था। क्या मैं अपनी आत्मा को इस रहस्यमय जगह के हवाले कर दूं, या फिर छड़ी के माध्यम से एक खतरनाक संघर्ष शुरू कर दूं? क्या मुझे यह अधिकार था कि मैं अपनी आत्मा को पुनः प्राप्त करूं, या यह जंगल मेरी आत्मा का अधिकार था? इस संघर्ष में क्या जीत होगी? मुझे लगा जैसे मैं अब अपने अस्तित्व के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा था। मैंने गहरी सांस ली और खुद से कहा, अगर मुझे अपनी आत्मा को बचाना है तो मुझे इसे स्वीकार करना होगा। मैं इस जंगल की शक्ति से डर नहीं सकता, मुझे इसे चुनौती देनी होगी। मैंने छड़ी को मजबूती से पकड़ा और जैसे ही मैंने उसे ऊपर उठाया, एक तीव्र प्रकाश कमरे में फैल गया। वह प्रकाश अजीब था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरे खिलाफ काम कर रही हो। कमरे की दीवारों से एक जोरदार आवाज आने लगी, जैसे वह कुछ कहने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मैंने उसे नकारते हुए छड़ी को और ऊपर उठाया। मैं डर नहीं सकता, मैंने गुस्से से कहा। मैं अपनी आत्मा को वापस लाऊंगा। लेकिन जैसे ही मैंने छड़ी को पूरी ताकत से उठाया, एक भयंकर विस्फोट हुआ। कमरे में अंधेरा छा गया और मैं नीचे गिर पड़ा। मैंने आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। चारों ओर बस एक घना धुआं था और मेरी सांसें रुकने लगी थीं। फिर मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे उठा रहा था। यह कोई और नहीं, बल्कि वह आकृति थी जो अब मेरे सामने खड़ी थी। तुमने सही किया विक्रम, उसने कहा, लेकिन अब तुम्हें अपनी आत्मा के अस्तित्व का अंतिम सत्य जानना होगा। उसने छड़ी को मेरी ओर बढ़ाया और जैसे ही मैंने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, एक तेज और भयानक आवाज गूंज उठी। क्या तुम तैयार हो? आकृति ने कहा। जैसे ही मैंने छड़ी को पकड़ा, मुझे अचानक एक अजीब सी ताकत का एहसास हुआ। मेरी अंगुलियां उसके ठंडे सतह को छूते ही हल्के से कांप उठी थीं, मानो छड़ी में कुछ और ही जीवन था जो अब मेरे अंदर समा रहा था। चारों ओर गहरी सन्नाटे का माहौल था और मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे वह मेरे शरीर को बाहर निकलने की चेतावनी दे रहा हो। जिस पल मैंने छड़ी को पूरी तरह से पकड़ा, मेरे शरीर में एक गहरी हलचल मची और मुझे लगा जैसे मैं किसी और दुनिया में प्रवेश कर चुका हूं। उस आकृति की आंखें मेरे ऊपर स्थिर हो गईं। वह एक विचित्र मुस्कान के साथ मुझे देख रही थी, जैसे वह किसी अज्ञेय शक्ति को समझने की कोशिश कर रही हो। तुमने जो कदम उठाया है वह तुम्हारे लिए अंतिम साबित होगा विक्रम, उसने कहा। उसकी आवाज अब पूरी तरह से गहरी और रहस्यमय थी। तुमने खुद को चुन लिया है, लेकिन क्या तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो अपने अस्तित्व के सबसे बड़े सत्य का सामना करने के लिए? मैंने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और छड़ी को और मजबूत पकड़ते हुए कहा, मैं तैयार हूं। मुझे अपनी आत्मा को वापस पाना है, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। आकृति ने धीरे से सिर झुका लिया और फिर उसने एक कदम पीछे हटते हुए मेरे सामने एक गहरे रंग का दर्पण रखा। दर्पण के अंदर एक विचित्र सी छवि उभरने लगी। यह छवि एक भयानक राक्षसी रूप में बदलने लगी, जिसमें उसकी आंखों से एक अजीब सी जलती हुई आग निकल रही थी। यह कोई साधारण दर्पण नहीं था, बल्कि यह मेरे आत्मविश्वास का परीक्षण करने वाला था। वह मुझे मेरे भीतर के सबसे डरावने सच को दिखा रहा था। यह तुम हो विक्रम, आकृति ने कहा। तुम्हारे अंदर का वह भय, वह छिपा हुआ डर जो तुमने हमेशा दबाए रखा था, अब वह तुम्हारे सामने है। तुम्हें उस भय से खुद को मुक्त करना होगा। दर्पण में जो कुछ भी उभर रहा था वह मेरे ही भीतर की छवि थी। यह वह डर था जो मैं हमेशा से छुपाता रहा था। वह डर था जो मेरे अंदर छुपा हुआ था। वह डर जो मुझे इस जंगल और उसकी शक्ति से डराता था। वह भय मेरे अंदर समा चुका था और अब वही मेरे सामने था। मैंने अपनी आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोलीं, वह डर और बढ़ गया। मैंने महसूस किया कि वह डर अब मेरे अंदर समा चुका था। वह मेरे शरीर का हिस्सा बन चुका था।
क्या यह वह डर था जिसने मुझे इस जगह में फंसाया था? क्या यह वह डर था जिसने मुझे अपनी आत्मा को खोने के लिए मजबूर किया था? तुम क्या समझते हो विक्रम? आकृति ने मेरी बेचैनी को महसूस करते हुए कहा। तुम सोचते हो कि तुम्हारी आत्मा अब भी तुम्हारी है, लेकिन तुम गलत हो। तुमने इस जंगल की शक्ति को स्वीकार किया है और अब तुम्हारा अस्तित्व इसकी शक्ति के अधीन है। मैंने अपनी आवाज को कड़ी करते हुए कहा, नहीं, यह ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी आत्मा को वापस लाऊंगा और मैं उस डर से छुटकारा पाऊंगा जो मुझे हमेशा से डराता रहा है। आकृति के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। तुमने जो कहा वह सही है विक्रम, लेकिन अब तुम्हें उस भय को पार करना होगा। तुम्हें अपने भीतर की छाया को देखना होगा और उसे स्वीकार करना होगा। तभी तुम अपनी आत्मा को वापस पा सकोगे। ये शब्द मेरे दिल में गहरे उतर गए। क्या सच में मुझे अपने भीतर के डर को स्वीकार करना होगा? क्या मुझे वह डर खुद से बाहर लाना होगा जिसे मैंने हमेशा दबाए रखा था? मुझे यह कठिनाई महसूस हो रही थी, लेकिन मुझे यह भी समझ में आ रहा था कि केवल यही एकमात्र रास्ता था जो मुझे मेरी आत्मा को वापस पाने के लिए अपनाना होगा। मैंने गहरी सांस ली और उस भय का सामना करने की ठानी जो मेरे सामने खड़ा था। दर्पण में दिख रही छवि अब और तेज हो गई थी। वह छवि मेरे सबसे गहरे भय की तरह थी, एक विकृत रूप जिसमें मेरी ही परछाई थी जो मेरी आत्मा को निगलने के लिए आगे बढ़ रही थी। मेरे भीतर एक घबराहट का दौर दौड़ने लगा, लेकिन मैंने खुद से कहा, नहीं, मैं डर नहीं सकता। मुझे इस भय का सामना करना होगा। मेरे अंदर की भयभीत आवाज धीरे धीरे शांत होने लगी। मैंने छड़ी को और मजबूती से पकड़ा और उसकी शक्ति को महसूस किया। जैसे ही मैंने उसे एक बार और अपने दिल से महसूस किया, वह भय जो मेरे भीतर समाया हुआ था धीरे धीरे कम होने लगा। दर्पण की छवि अब फीकी पड़ने लगी थी और वह डर जो मुझे हमेशा से सता रहा था अब कमजोर होता चला गया। तुमने सही किया विक्रम, आकृति ने कहा। अब तुम उस भय से मुक्त हो गए हो। अब तुम अपनी आत्मा को वापस पा सकते हो। जैसे ही मैंने आखिरी बार उस भय को अपनी आत्मा से बाहर किया, एक अजीब सी ताकत मेरे अंदर समाई। मैं अब अपनी पहचान को वापस पा चुका था। यह वह ताकत थी जो मुझे आत्मा की स्वतंत्रता दिला रही थी। आकृति ने अब एक अंतिम मुस्कान दी और कहा, तुमने वह कर दिया है जो सबसे मुश्किल था। अब तुम्हें अपना रास्ता खुद चुनना होगा। मैंने छड़ी को ऊपर उठाया और उस शक्ति को महसूस किया जो अब मेरे भीतर थी। मेरे अंदर आत्मविश्वास और साहस का एक नया तूफान उमड़ा। मेरी आत्मा अब पूरी तरह से स्वतंत्र थी और मैंने तय किया कि अब मुझे इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता मिल चुका था। लेकिन जैसे ही मैं उस रास्ते पर चलने लगा, मुझे महसूस हुआ कि यह संघर्ष अब समाप्त नहीं हुआ है। जो डर मैंने जीते थे वे अब और मजबूत हो गए थे और मुझे पता था कि अब मुझे अपने जीवन के अगले हिस्से का सामना करना होगा। मेरी आत्मा स्वतंत्र हो चुकी थी, लेकिन क्या यह मेरी स्वतंत्रता के बाद का जीवन और अधिक मुश्किल होगा? वह सवाल अब मेरे दिमाग में गूंज रहा था, लेकिन मैंने उसे नकारते हुए अपने कदम और तेज कर दिए। मेरे मन में एक बात पूरी तरह से स्पष्ट हो गई थी। मेरे भीतर की शक्ति अब किसी बाहरी शक्ति से कहीं ज्यादा मजबूत थी। मैंने अपनी आत्मा को फिर से पाया था और अब मुझे इसका सही इस्तेमाल करना था। यह संघर्ष अब मेरा था और मैं इसे जीतने के लिए तैयार था। मेरे कदम अब तीव्र और दृढ़ हो चुके थे। जैसे ही मैंने उस भयावह जंगल के गहरे अंधेरे को पार करना शुरू किया, मेरे शरीर में अब एक नई ऊर्जा का संचार हो चुका था। वह शक्ति जो मैंने अंदर महसूस की थी, वह अब मेरे पूरे अस्तित्व को भर रही थी। मेरी आत्मा स्वतंत्र हो चुकी थी और अब मुझे यह जानने की जरूरत थी कि मैं इस स्वतंत्रता का किस तरह से उपयोग कर सकता हूं। क्या अब मेरा रास्ता पूरी तरह से साफ था? क्या अब मेरी मंजिल इतनी सरल हो जाएगी? मुझे महसूस हो रहा था कि जंगल में हर कदम के साथ जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे देख रही थी। वह शक्ति जिसने मुझे इस घातक जंगल में खींच लिया था, अब भी हर कोने में छुपी हुई प्रतीत हो रही थी। लेकिन अब मैं किसी से डरने वाला नहीं था। उस भय का सामना करते हुए मैंने उसे अपनी आत्मा से बाहर कर दिया था और अब वह जंगल, उसकी शक्ति और वह अंधेरा मेरे लिए कुछ नहीं थे। जैसे ही मैं जंगल के भीतर आगे बढ़ता गया, मुझे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज थी
जो किसी पुराने अनुभव की याद दिला रही थी। मुझे याद आया कि यह वही आवाज थी जिसे मैंने कभी सुना था जब मैं उस रहस्यमय स्थान में पहली बार आया था। वह आवाज मेरे दिल में डर का एक नया रूप उत्पन्न कर रही थी, लेकिन अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुझे अपने मार्ग पर चलना था। मुझे अब इस अंधेरे से बाहर निकलना था। आकृति की बातें अब मेरे दिमाग में गूंजने लगीं। तुमने जो कदम उठाया है वह तुम्हारे लिए अंतिम साबित होगा। मैं अब उस बात को समझने लगा था। यह रास्ता केवल मेरे लिए नहीं था, यह रास्ता हर उस व्यक्ति के लिए था जो अपनी आत्मा के भीतर एक गहरी लड़ाई लड़ रहा था। क्या मैं अकेला था या फिर इस जंगल में और भी लोग थे जिनके साथ यह संघर्ष था? मेरे मन में यह सवाल था, लेकिन मैं जानता था कि इस सवाल का जवाब तब मिलेगा जब मैं अपनी यात्रा को खत्म करूंगा। लेकिन अब मैं जहां था वहां मुझे डर का सामना करना था। मेरा शरीर थक चुका था, लेकिन मेरी आत्मा अब और अधिक मजबूत हो चुकी थी। वह शक्ति जो मैंने अपनी भीतर की छाया को स्वीकार करके हासिल की थी, वह अब मुझे आगे बढ़ने का साहस दे रही थी। मेरे रास्ते में अब एक बड़ा मुड़ाव आया। यह वह स्थान था जहां मैं पहली बार रुका था, जब मुझे पहली बार यह महसूस हुआ था कि मैं अकेला नहीं था। अब उस स्थान पर एक अजीब सी शांति थी। वातावरण में कोई हलचल नहीं थी, सिर्फ खामोशी थी, लेकिन वही खामोशी मुझे अस्वाभाविक रूप से भयभीत कर रही थी। क्या यह खामोशी एक अंतिम चेतावनी थी? जैसे ही मैं उस स्थान से आगे बढ़ा, मुझे महसूस हुआ कि मुझे एक और रूप में सामना करना होगा। मेरी दृष्टि में अचानक एक भयंकर राक्षस प्रकट हुआ। यह वही राक्षस था जिसे मैंने अपनी आत्मा में महसूस किया था। उसका रूप और ज्यादा विकृत और भयावह हो चुका था। उसकी आंखें अब मेरे आत्मविश्वास को नष्ट करने के लिए मुझसे गहरे संपर्क कर रही थीं। लेकिन मुझे अब डरने का समय नहीं था। मैंने गहरी सांस ली और अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया। वह शक्ति अब मेरे अंदर समाई हुई थी। मैंने छड़ी को अपने हाथ में मजबूती से पकड़ लिया और राक्षस की ओर कदम बढ़ाया। मुझे यह जानने की आवश्यकता थी कि अब मुझे इस अंतिम चुनौती का सामना करना होगा। यह केवल एक राक्षस नहीं था, यह मेरे भीतर के भय का रूप था जिसे अब मुझे नष्ट करना था। तुम अब कहां जाओगे विक्रम? राक्षस ने अपनी गहरी आवाज में कहा। तुमने बहुत लड़ा है, लेकिन क्या तुम अब भी खुद को बचा सकते हो? तुम अब भी मेरे जाल में फंसे हुए हो। मैंने सिर ऊंचा किया और पूरी ताकत से कहा, नहीं, मैं अब तुमसे डरने वाला नहीं हूं। तुम मेरे भीतर के भय का सिर्फ रूप हो और मैं तुम्हें हराकर अपनी आत्मा को मुक्त कर दूंगा। राक्षस का चेहरा बदलने लगा। वह पहले से भी ज्यादा डरावना नजर आ रहा था। उसकी आंखों से भयंकर आग निकल रही थी और वह मुझसे मुंह फाड़कर हंसा। लेकिन मेरी दृष्टि अब शांत और दृढ़ थी। मुझे अपनी यात्रा का उद्देश्य साफ दिख रहा था। मैंने अपनी छड़ी को ऊपर उठाया और पूरी ताकत से उसे राक्षस की ओर धकेल दिया। एक बड़ी हलचल हुई और अचानक वह राक्षस टूटकर बिखर गया। उसकी विकृत छाया अब धीरे धीरे गायब हो रही थी। जैसे ही वह गायब हुआ, मुझे महसूस हुआ कि मेरी आत्मा को अब पूरी तरह से स्वतंत्रता मिल चुकी थी। मेरी भीतर की शक्ति अब पूरी तरह से पुनर्निर्मित हो चुकी थी। वह डर जो हमेशा मेरे साथ था, अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। मैंने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखों को आकाश की ओर उठाया। आकाश अब साफ और निर्मल था। मेरे आसपास का वातावरण अब शांति से भरा हुआ था। मुझे अब यह एहसास हो चुका था कि यह यात्रा, यह संघर्ष केवल मेरी आत्मा की स्वतंत्रता के लिए थी। वह अंधेरे जंगल अब मेरे लिए कोई खतरा नहीं था। मैं उस यात्रा के अंत तक पहुंच चुका था और जैसा कि आकृति ने कहा था, अब मुझे अपना रास्ता खुद चुनना था। मैंने देखा कि दूर एक रोशनी चमक रही थी। वह रोशनी जो मुझे मेरे घर की ओर वापस ले जा रही थी। मैं उस रोशनी की ओर बढ़ते हुए अपने कदमों को एक नई दिशा में आगे बढ़ाने लगा। जैसे ही मैं उस रोशनी तक पहुंचा, मेरी आंखों के सामने एक नया संसार था। यह वह संसार था जहां डर और भय नहीं थे, केवल स्वतंत्रता और शांति थी। मेरे भीतर की आत्मा अब पूरी तरह से शुद्ध और मजबूत हो चुकी थी। मैंने महसूस किया कि इस यात्रा ने मुझे केवल आत्मा की स्वतंत्रता नहीं दी थी, बल्कि मुझे यह भी सिखाया था कि डर को जीतने के लिए खुद को जानना और उसे स्वीकार करना बहुत जरूरी है। आखिरकार मैं उस मुकाम पर पहुंच चुका था जहां मुझे अब कोई डर नहीं था।
मेरी आत्मा पूरी तरह से स्वतंत्र थी और मुझे यह एहसास हुआ कि असली शक्ति भीतर से आती है। और तब जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोलीं, मैंने महसूस किया कि यह यात्रा अब समाप्त हो चुकी थी। मुझे अब डरने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने आत्मा के अंतिम सत्य का सामना किया था। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपके पास भी कोई दिलचस्प कहानी हो तो हमें हमारी ईमेल पर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। धन्यवाद।